गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पेपर 2 यूनिट 8 उसके जितने पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हैं जो अभी तक पूछे गए हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यूनिट 8 आपका है चिकित्सीय योग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 6 से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। इसके सिलेबस को पहले देख लीजिए, जिसमें प्रायोगिक योग भी इसमें है, जैसे कि यौगिक आहार से कौन कौन सी चीजें ठीक होती हैं, आसन से, सत्कर्म से, प्राणायाम, ध्यान, यम और नियम से किस किस चीजों पर असर पड़ता है उसके बारे में पढ़ना है। जीवन शैली को अगर हम सुधारते हैं, जिसमें आहार विहार आचार विचार सब कुछ आता है, वो हमारे सिलेबस में है। सामान्य व्याधियों के लिए योग चिकित्सा का दृष्टिकोण क्या है, वो है जैसे श्वसन संबंधी रोग है, उसमें 3-4 रोग दिए हुए, एलर्जिक रेनिटिस, साइनोसाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, अस्थमा ही है वो। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर रोग है, यानी उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। कार्डियक अस्थमा है। फिर अंतःस्रावी एवं मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो रोग होते हैं, इसे मधुमेह है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। सक्रिय चुल्लिका ग्रंथि, ये सब शब्द कितना भारी भरकम लग रहा है, यानी थायराइड ग्रंथि की बात हो रही है। वो ज्यादा हो जाए और कम हो जाए तो उससे क्या होता है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। मोटापा बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसको कहा जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महिला संबंधी जो रोग होता है, महिलाओं को उससे संबंधित चीजें दी हुई हैं, वो भी खास करके मेनोपॉज से संबंधित कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। प्रीनेटल पोस्टनेटल वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी है, पेट से संबंधित जो रोग होते हैं, उसमें भी कई तरह के रोग हैं, उसको हम लोग देखेंगे, उससे क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर भी होता है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित या शरीर में और जगहों पर आपके मांसपेशियां हैं या हड्डियां हैं, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, वो सब हमने क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा डिटेल बनाया हुआ है। फिर माइग्रेन है, तनाव है, सिर दर्द है, ये सारी चीजें हैं। एपिलेप्सी है, ये हम लोग देखेंगे। मानसिक विकार है, मानसिक विकार से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। फोबिया से भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, अवसाद से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ है दिसंबर 2025 में, उसके क्वेश्चंस को देखिए। हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा है, आज ही हमें कंप्लीट करना है, तो बोलेंगे कम, मैसेज में ज्यादा जवाब दीजिएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान यहाँ पर रखिएगा, इधर उधर होंगे तो शायद मौका ना मिले, क्योंकि आज थोड़ा सा फास्ट हम बढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन है, नासागत साइनस तथा अन्य कपालीय दोषों को नेति क्रिया द्वारा निर्गत किया जाता है। हिंदी बहुत आसान ही है, कोई ज्यादा नहीं है। नासागत साइनस जो है, साइनस से संबंधित रोग है या कपाल के संबंधित जो रोग है, उसको नेति क्रिया द्वारा निर्गत किया जाता है, ठीक बात है। जल नेति की प्रक्रिया एवं लाभ का वर्णन हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में किया गया है, जो कि गलत है। पहला वाला सही है अभिकथन। कारण जो दिया गया है, जल नीति ना हठ प्रदीपिका में है ना घेरन संहिता में है, किसी में भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, असत्य है ना, जब दोनों सत्य होगा तब तो दूसरा वाला होगा। एक सत्य है एक असत्य है, तो तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। ये इसमें एक ही क्वेश्चन हमें मिला दिसंबर वाले में, बाकी यूनिट 10 से फिर यूनिट 6 में शिफ्ट हो गया, यूनिट 5 में शिफ्ट हो गया, इस तरह से था। लेकिन क्वेश्चंस इस बार गुंजाइश है, अभी जो 30 तारीख को पेपर होने वाला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग आते हैं दिसंबर 2024 में। छोटी आंत के प्रथम भाग की भित्ति में किस प्रकार के अल्सर होते हैं? जो अल्सर होता है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा होता है, उसमें किस प्रकार का अल्सर होता है? तो ड्यूडेनल अल्सर होगा। तीसरा सब लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले हिस्से का नाम क्या है। अगर हमें नाम पता होगा तो हम आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो ड्यूडेनल वाला होगा। क्यों?
छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा ड्यूडेनम कहा जाता है, इसीलिए उस हिस्से में जो अल्सर होगा तो उसी के नाम से जाना जाएगा। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। तो इलियम के बाद फिर बड़ी आंत शुरू हो जाते हैं, हम लोग ये जानते हैं। तो ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। देखिए अब इसी तरीके से हम लोग इसी में डिटेल चीजें पढ़ लेंगे, कुछ रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। छोटी आंत का पहला शुरुआती हिस्सा जो होता है सी आकार का होता है। इसकी लंबाई करीब 25 सेंटीमीटर होती है। लीवर और पेंक्रियाज से जो पाचक रस निकलते हैं, बाइल निकलता है, बाइल जूस भी निकलता है, वो सब यही इसी हिस्से में आकर के मिलता है। और जो पित्त कहते हैं ना, पित्त की थैली, वो भी जो रस छोड़ता है वो भी इसी ड्यूडेनम वाले हिस्से में ही आकर के मिलता है, और वहां से पाचन काफी प्रक्रिया तेज हो जाती है और छोटी आंत की, यानी छोटी आंत के पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। तो वहीं पर कह रहे हैं अल्सर वाली बात। दूसरा हिस्सा है जेजुनम। छोटी आंत जो 25 सेंटीमीटर है, उसके बाद का जो हिस्सा है, मध्य वाला हिस्सा, 2 से 2.5 मीटर लंबा होता है तकरीबन। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है इसमें। पोषक तत्व जो है, भोजन पच जाता है और कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट जाता है, वसा टूट जाता है, सब टूट करके सब विलाई के द्वारा खींच लिया जाता है, फिर उसको मिला दिया जाता है रक्त में। इलियम है, यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और इलियम के बाद ही बड़ी आंत शुरू होती है। और माना जाता है इलियम में ही B12 का अवशोषण होता है। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इलियम में B12 का अवशोषण होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर डिओडिनम वाला हिस्सा इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा स्टमक है हमारा, ये स्टमक के बाद छोटी आंत शुरू हो रही है, तो ये सी आकार का है, यहाँ तक डिओडिनम है। उसके बाद जो ये यहाँ से फिर शुरू हो रहा है, ये यहाँ तक का हिस्सा तकरीबन, ये माना गया कि ये हो गया आपका क्या, जेजुनम हो गया। फिर इसके बाद का हिस्सा है वो इलियम हो गया। उसके बाद का हिस्सा इलियम यहाँ तक हो गया, यहाँ से बड़ी आंत फिर शुरू हो गई, यहाँ से बड़ी आंत की शुरुआत हुई, यहाँ तक का हिस्सा इलियम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अल्सर की बात हो रही थी इसमें कि ड्यूडेनम में जो अल्सर होता है, देखिए तो नाम आया हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है स्टमक के अंदरूनी हिस्से में। तो स्टमक कहाँ है, गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पर होगा अगर पूछ दिया जाए, तो जो ये स्टमक है ना, जहाँ भोजन हम करते हैं सबसे पहले जाता है, यहाँ कुंजल करते हैं तो यहीं पर यहाँ तक पानी आता है, या वस्त्र धोती करते हैं तो यहाँ तक वस्त्र पहुंचता है, ये स्टमक है, ये वाला हिस्सा। इसमें जो अल्सर होता है, यानी घाव हो जाता है अगर, तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद ड्यूडेनम वाला छोटी आंत के पहले वाले हिस्से में तो ड्यूडेनम होगा, फिर जेजुनम अल्सर, फिर पेरिनियल अल्सर भी होता है, ये पेल्विक फ्लोर में होता है पेरिनियल अल्सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच योगिक मुद्राज इज रिकमेंडेड फॉर द, ये हेमोराइड्स के बारे में कहा गया। हेमोराइड्स कहा जाता है पाइल्स को, हेमोराइड्स किसको कहा जाता है, पाइल्स को। कौन सी योग मुद्रा अनुशंसित है, पासनी, अश्विनी, विपरीत करनी, प्राण मुद्रा। सभी लोग दूसरा कह रहे हैं अश्विनी मुद्रा। जाहिर सी बात है अश्विनी मुद्रा ही सबसे नजदीक है पाइल्स के, गुदाद्वार के, तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास होगा। सटीक उत्तर अश्विनी मुद्रा है, इसमें ज्यादा नहीं रुकेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति पर तीव्र दमा का, दमा मतलब अस्थमा की बात हो रही है, अटैक होने की स्थिति में उसके लिए अनुशंसित अभ्यासों को अनुक्रमित कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको याद करना होगा, क्योंकि बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से लिया गया है, उसी से सीक्वेंस इसमें दिया गया है। देखिए कहा गया, जल नीति, कपालभाति, ओम का उच्चारण, लघु संख प्रक्षालन, कुंजल क्रिया, प्राणायाम, यानी सीक्वेंस लगाना है तो सारा ही सीक्वेंस लगाना है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा कि एक ही स्क्रीन पर आ जाए तो ठीक होगा। आइए देखिए अब इसमें कहा गया कौन सा होगा, जल नीति, कपालभाति, ओम का उच्चारण, लघु संख प्रक्षालन, कुंजल क्रिया, प्राणायाम। तो हम जानते हैं कि इसमें जो षटकर्म है, षटकर्म पहले होगा, तो हमें ये देखना, पहले लघु संख प्रक्षालन होता है, पहला होगा, फिर कुंजल क्रिया होता है, कुंजल क्रिया होगा, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, फिर जलनेति होगा, बिल्कुल सही है, फिर प्राणायाम और ओम का उच्चारण तो सबसे लास्ट में होगा। आप कहेंगे ये कहाँ से सीक्वेंस आया हुआ है, ये सीक्वेंस बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में यही सीक्वेंस दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस को इसमें एज इट इज फॉलो किया गया है, एनटीए ने भी उसी को माना है। दमा के लिए सामान्य जो यौगिक उपाय, हालांकि उसमें बहुत विस्तार दिया है, लेकिन जो फाइनली उन्होंने बताया है, लघु संख प्रक्षालन पहले, अब इसको याद कर लीजिए, फिर उसके बाद कुंजल क्रिया, फिर नेति क्रिया, फिर वस्त्र धोती,
फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के आसन है, हम इसमें इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर प्राणायाम की चर्चा है, फिर योग निद्रा है, ये कहा गया है। और ओम का जाप तो लास्ट में है। तो जब लघु संक प्रक्षालन क्रिया और कुंजल दोनों एक ही दिन करना हो, मान लीजिए लघु संक प्रक्षालन कुंजल करना है, तो पहले लघु संक प्रक्षालन करेंगे, फिर उसके बाद कुंजल क्रिया करेंगे, उसके बाद नेति और फिर कपालभाति क्रिया करेंगे। ये ऐसा बताया गया कि इसमें अस्थमा की बात हो रही है, दमा की बात हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए अग्निसार क्रिया की अनुशंसा नहीं की गई है, नहीं शब्द कहा गया है, तो अग्निसार नहीं की गई। अग्निसार क्रिया इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज। कौन सा? कम भूख लगना, सुस्त और अवसाद, सब लोग चौथा कुछ ए भी कह रहे हैं। सुस्त और अवसाद युक्त, निम्न रक्तचाप, हाइपरथायराइडिज्म। हाँ, कौन सी क्रिया? अग्निसार कहा गया है। कम भूख लगेगा तो अग्निसार तो ठीक होगा, करना चाहिए। अनुशंसित नहीं है, इसके लिए अनुशंसित है। निम्न रक्तचाप में भी अनुशंसित होगा। हाइपरथायराइडिज्म वाले में बता दीजिए जरा सा, ये वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है। सुस्त और अवसाद युक्त है तो उसमें भी अग्निसार करना चाहिए, तो चौथा उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए, चौथा ही है। क्यों है चौथा? देखिए, हाइपर थायराइड थायरोडिज्म यानी अति अवटुता क्या है? जब थायरोक्सिन T4 का स्राव बढ़ जाता है तब मेटाबॉलिज्म रेट सामान्य से 100% बढ़ जाता है। T4 मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक है, ये इसमें कहा गया। यहाँ पर क्या चर्चा आ रही है? हाइपर अल्टोटा की बात की जा रही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है बढ़ा हुआ है, और गर्मी को हमें शरीर में नहीं बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। सामान्यतः वजन क्यों गिरता है? सामान्यतः होता है कि जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लेकिन उस वक्त शरीर को कम ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को T4 या मान लीजिए थायराइड ग्रंथि से जो T3 T4 होता है उसका स्राव बढ़ जाता है, तो उसके शरीर में आराम की अवस्था में भी मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो जाता है, फैट बर्न होता रहता है। फैट बर्न होगा तो वजन गिरेगा, भूख ज्यादा लगेगी, वो खाना ज्यादा खाएंगे लेकिन कैलोरी ज्यादा खर्च होगी तो वजन गिरता जाएगा। तो अग्निसार बढ़ा करके और उनका जो है अग्नि को क्यों बढ़ाना है कि और भूख लगे उनको, तो इसीलिए जो है ये अनुशंसित इसमें नहीं है अग्निसार क्रिया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्निसार क्रिया देखिए, अब इसमें नीचे में हमने लिख दिया, अग्निसार की क्रिया मेटाबॉलिज्म रेट को और बढ़ा देता है, इसीलिए हाइपर थायरॉइडिज्म पेशेंट को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 का मिलान एक में कहा गया है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक साथ आ जाए, ठीक है। ए में कहा गया गौण जीवाणु जनित संक्रमण, वायु विवर शोथ, चिंता मत कीजिएगा नीचे हिंदी का इंग्लिश भी लिखा हुआ, मध्य कर्ण संक्रमण, सब समझा देंगे, निचले श्वसन संबंधी संक्रमण। इसका कौन सा उत्तर होगा? मैसेज में आप दे सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कहा गया, और अगर कहीं से कोई दिक्कत हो तो कोई नहीं, नीचे फिर हम लोग देख लेंगे। वैसे हम लोगों ने एक ये पढ़ा हुआ था हाल फिलहाल में, मध्य कर्ण का संक्रमण हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था नेसोफेरिंक्स से स्चुसेटियन वाला जो ट्यूब था ना, वो जीवाणु जनित संक्रमण उसमें फैल जाता है। तो नेसोफेरिंक्स से कान तक, मध्य कर्ण तक एक ट्यूब जिरा होता है, वो ट्यूब जो है उसमें इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम होता है, इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है, इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन होता है। सी का 4 किस किस में है? सी का 4 एक में ही है, यहाँ से लग रहा है, ठीक है। ए का 3 होगा, गौण जीवाणु जनित संक्रमण। चलिए इसको ऐसे देखने से अच्छा है पहले डिटेल देख लेते हैं, तब फिर से क्वेश्चन पर आएंगे तो अच्छा लगेगा। गौण जीवाणु जनित संक्रमण क्या है? ये है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वह स्थिति है जो किसी पहले से मौजूद प्राथमिक बीमारी, जैसे वायरल या फ्लू हो गया है, उसके दौरान या उसके बाद उत्पन्न होता है। प्राथमिक संक्रमण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, तो बैक्टीरिया आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, बलगम आपका गाढ़ा हो जाता है, मवाद युक्त हो जाता है, गले छाती में जकड़न होती है, तेज बुखार होता है, जो हम लोग कहते हैं कि वायरल फीवर हो गया हुआ है, तो ये है गौण जीवाणु जनित संक्रमण, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये है हमारा। तो इसको देख लीजिएगा कौन सा ऊपर होगा, अभी हम लोग आएंगे, ध्यान से देखिए। वायु विवर शोथ, अब एक शब्द ये है हिंदी का, इसका इंग्लिश में बेसिकली एक बार एग्जाम में अगर आपको दिक्कत हो ना तो इंग्लिश वाला भी जरूर देख लीजिएगा, आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे इंग्लिश क्वेश्चन आ जाएगा। वायु विवर शोथ
साइनोसाइटिस को कहा जाता है सिर के अंदर जो वायु कैविटी है उसमें जब सूजन आ जाती है, चेहरे पर फिर दबाव महसूस होता है, इसको दबाओगे तो दर्द होता है, सिर में आंखों के पीछे दर्द होता है, आगे झुकने पर भी दर्द और बढ़ जाता है अगर आप झुकते हैं तो। नाक से श्वास लेने में तकलीफ होती है, श्वास नहीं लिया तो मुंह से श्वास हम लोग लेते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन हो गया होगा, अंदर सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, कहते हैं ना टेस्ट बड्स खराब हो गए, ऐसा कोविड में भी हुआ था। तो साइनोसाइटिस के बारे में कहा गया है। मध्य कर्ण वाला देखिए, मध्य कर्ण संक्रमण को इंग्लिश में कहा जाता है ओटाइटिस मीडिया, यानी मध्य कर्ण के दौरान हमने पढ़ा था कि टिम्पैनिक कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी एक नली के जरिए नेसोफेरिंक्स से जुड़ती है। जब गले में संक्रमण होता है तो उसी नली में संक्रमण फैलता है और कान तक फैल जाता है बच्चों में, इसीलिए उसको सर्दी जुकाम होता है, कान में सूजन आ जाता है, उसके कान में दर्द होने लगता है। इसी नली को यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है, इसे चिकित्सा की भाषा में ऑडिटरी ट्यूब कहा जाता है, ऑडिटरी ट्यूब ध्यान रखिए, ऑडिटरी ट्यूब कहा जाता है, या फेरिंजो टाइम्पेनिक ट्यूब भी कहा जाता है। और टाइम्पेनिक ट्यूब, टाइम्पेनिक ये हुआ, फेरिंजो यहाँ से नाम ले लिया गया नेसोफेरिंक्स से, तो फेरिंजो टाइम्पेनिक ट्यूब कहा जाता है इसको। उसमें हो गया, चलिए मध्य कर्ण वाला। निचले श्वसन संबंधी संक्रमण, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, LRTI, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। श्वास नली, फेफड़ों और वायु मार्ग को प्रभावित करते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है। मुख्य लक्षण है लगातार खांसी होती है, तेज बुखार भी हो जाता है, श्वास लेने में भी तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है, निमोनिया भी हो सकता है बढ़ जाए तो, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस भी हो सकता है, उसमें भी ये समस्या आती है। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन को देखिए, अब आसानी से समझ में आएगा। पहला आपका हो गया गौण जीवाणु जनित संक्रमण, तो ये स्राव गाढ़ा और मवाद युक्त हो जाता है, इससे जुड़ जाएगा ए वाला। उसके बाद आता है वायु विवर शोथ वाला, यानी वायु विवर शोथ क्या है, साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम हो गई। तो आ, इसमें कौन सा होगा श्वास लेने का, ये सूजन और संकुल वाला होगा, सूजन और संकुल और गाढ़ा मवाद युक्त स्राव, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मध्य कर्ण वाला चौथा हो ही गया था, और डी वाला दूसरा है, ये देखिए, ये निचले श्वसन संबंधी जो हमने देखा फेफड़े वाला, तो श्वास प्रणाल शोथ कहा जाता है, लेरिंजाइटिस कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस, और लोबुलर निमोनिया भी उससे हो सकता है। इस तरह से ध्यान देंगे, हमने व्याख्या में कोशिश की है इंग्लिश भी जोड़ दें ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज हमने कहा कि आप कम बोलेंगे, हम ज्यादा बोलेंगे, आप नहीं के बराबर बोलिए, बस मैसेज में कीजिए और सुनिए ध्यान से, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इतने दिनों से हम बैठे हुए नहीं थे, इतने दिनों की मेहनत का नतीजा है। पहले ये नोट्स नहीं बना हुआ था, अभी जब आपका हमने लास्ट क्लास लिया उसके बाद इतने दिनों से मैं इसी में लगा हुआ था, इसीलिए 60-70 पेज का है, 70 पेज के आसपास का ये है। आइए अगला सवाल है, देखिए कब्ज निवारण के लिए कौन से ध्यान की अनुशंसा की जाती है, विच मेडिटेशन इज रिकमेंडेड फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, अंतर्मौन, आहत अनाहत साधना, श्वास प्रश्वास साधना, और काय स्थैर्य। तो अंतर मौन साधना की बात है, अंतर मौन वैसे हम लोग जानते हैं किसका है, ये बिहार स्कूल ऑफ योग से रिलेटेड है अंतर मौन, ठीक है। ध्यान दें, कब्ज का संबंध मानसिक तनाव से होता है, कई बार होता है, कई बार, तो कब्ज कई कारण में से एक कारण मानसिक तनाव भी है, और तनाव की वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक याद कीजिए, सिंपैथेटिक तनाव में एक्टिव होता है, और जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा वैसे ही आपका पाचन क्या होगा, पाचन स्लो हो जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा पाचन स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आंत की अवरोधनी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बंद हो जाती है, इसीलिए तनाव को दूर करना जरूरी होता है। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब के अनुसार कब्ज में लघु संघ प्रक्षालन, संघ प्रक्षालन भी है, अग्निसार, नौली क्रिया, मूल शोधन, वस्ती क्रिया की जाती है। फिर आसन देखें, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तान आसन, भुजंग आसन, शलभ आसन, धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जयी, और ध्यान में योग निद्रा, अंतर्मौन और चिराकाश धारणा भी कहा गया है। अब यहाँ अंतर्मौन की बात आई हुई है, इसलिए यहाँ हम लोगों ने अंतर्मौन लिया हुआ है।
तो कब्ज का संबंध तनाव से क्यों है, देख लिया आप लोगों ने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है इसीलिए, और पाचन स्लो हो जाता है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ डिजीज इज रिमोटाइड अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस का भी कई प्रकार होता है, तो एक रिमोटाइड अर्थराइटिस भी होता है। डीजेनरेटिव डिजीज, इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फेक्शनस डिजीज और रेनल डिजीज। तो इसमें दूसरा वाला है इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या, ये शब्द हो सकता है आगे भी आए, इसको ध्यान कीजिएगा। ऑटो इम्यून का मतलब है आपकी इम्यूनिटी जो है, जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आता है उससे लड़ने के लिए होता है, लेकिन जब वो आपका इम्यून सिस्टम आप ही को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, आप ही के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, अपने ही शरीर पे हमला कर दे, खासकर जॉइंट्स पे हमला करता है इसमें, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। बहुत सारी बीमारी में आपके पास नाम आएगा, ये बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब उसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसको आरए भी कहा जाता है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही ऊतकों को, खासकर साइनोवियल वाला जो जोड़ वाला पॉइंट है ना, उसको हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। हमला करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, टूट फूट होगी, तो वहां क्या होगा, सूजन होगा। ये बेसिकली जोड़ों पे ये स्थिति होती है, तो जोड़ों में सूजन आ जाता है, दर्द बनता है, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। अब इसको देखिए एक बार। आई, रोग एक तरफ है, एक तरफ लक्षण है। डायबिटीज मिलिटस, टॉसिलाइटिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, प्रोलैप्स, ये इंग्लिश में ही है, बस लिखा हिंदी में है, ट्रांसलिटरेशन टाइप में है। दूसरी तरफ ग्रंथियों का सूजन, अपने स्थान से गिर जाना, शर्करा के उपापचय में गड़बड़ी, रक्त नलिकाओं का ह्रास। इधर थोड़ा हिंदी ज्यादा है। ग्रंथियों में सूजन हो गया, अपने स्थान से गिर जाना हो गया। शर्करा मतलब शुगर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें गड़बड़ी होना, रक्त नलिकाओं का ह्रास होना। अब इसको आपको देखना है कि इसमें क्या होता है। तो अ, आप लोगों ने दिया है क्या जवाब, शायद मैंने देख नहीं पाया। ठीक है, डायबिटीज जो है, डायबिटीज मेलिटस वाला तीसरा सभी लोग कह रहे हैं। ठीक है, ए का होगा तीसरा वाला। इस ये आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये शुगर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, डायबिटीज की दिक्कत होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉसिलाइटिस वाला। टॉसिलाइटिस हुआ, ग्रंथियों का सूजन हो गया, टॉन्सिल ग्रंथि का। फिर आपका आर्टियो आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, ये हो गया, रक्त नलिकाओं का ह्रास हो गया। ये अभी डिटेल में देखेंगे, चिंता मत कीजिए। प्रोलेप्स का मतलब होता है नीचे गिर जाना। प्रोलेप्स अपने स्थान से गिर जाना, क्या गिर जाना वो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी डिटेल में आएंगे तो ये और समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। पहले डायबिटीज मेलिटस देखते हैं। डायबिटीज मेलिटस मतलब डायबिटीज की समस्या। शर्करा का मेटाबॉलिज्म जब खराब होता है, गड़बड़ हो जाता है, तो उस वजह से होता है, सिंपल एक लाइन में। और टॉन्सिलाइटिस वाला हो गया, टॉन्सिल जो आपकी ग्रंथि है उसमें सूजन हो गया बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, तो वो उसमें जो है वो फूल जाता है, तो हमें गले में दर्द शुरू हो जाता है। गले के पिछले हिस्से में होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, लिम्फेटिक नोड्स भी होता है वहाँ। अब देखिए, इसको आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, इसको हिंदी में कहते हैं धमनी काठिन्य। काठिन्य मतलब क्या होता है, हार्ड हो जाना। तो आर्टरियो है ना, आर्टरी मतलब धमनी होता है, तो आर्टरी में जो आर्टरी हृदय से रक्त से शरीर के बाकी हिस्सों तक रक्त ले जाती है, जो आर्टरी, उसमें वो धमनियां मोटी होती है, तो उसमें जो है सख्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर फैट वगैरह जमा हो जाता है, तो वो मोटी होने के बावजूद भी वो सख्त हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक रुक कर जाता, बाधित होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो कैसे पहुंचेगा प्रॉपर, नहीं पहुंचेगा, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रवाह बाधित होता है। प्रोलैप्स ये कई बार आएगा, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है इसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हो जाता है, और जब वो कमजोर हो जाता है तो उस पर जो ऊपर के अंग टिके हुए हैं वो उसको नीचे प्रेशर देता है, तो ऊपर के अंग नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। खासकर महिलाओं में ये समस्या, प्रोलैप्स की समस्या ज्यादा होती है। पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है। तो नीचे या फिर नीचे खिसक जाता है, कई बार बाहर भी आ जाता है, प्रोलैप्स वाली ये स्थिति है। ऊपर क्वेश्चन में फिर आने की जरूरत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्न में से किस रोग में
शीतकारी प्राणायाम लाभकारी होता है, शीतकारी प्राणायाम। अस्थमा में तो नहीं ही होगा शीतकारी प्राणायाम लाभकारी, ब्रोंकाइटिस में भी नहीं ही होगा, आर्थराइटिस और कोलाइटिस में से एक में हो सकता है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए कोलाइटिस में होगा। कोलाइटिस में क्या होता है, पेट में जो है गर्मी बढ़ जाती है, तो उसको ठंड करने के लिए, शीतलता देने के लिए शीतकारी प्राणायाम जरूरी है। तो एक मिनट देख लीजिए, अभी देखिए अस्थमा में प्राणायाम कहा गया नाड़ी शोधन भस्त्रिका उज्जयी भ्रामरी करेंगे, शीतली शीतकारी नहीं कहा गया। ब्रोंकाइटिस में कहा गया है प्राणायाम करना है उज्जयी, कपालभाति, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन, इसमें भी शीतली शीतकारी की चर्चा कहीं नहीं है। तीसरा है हमारा कोलाइटिस। कोलाइटिस का यहाँ हमने डिटेल दिया हुआ, थोड़ा डिटेल दिया है। बड़ी आंत से संबंधित रोग है, यानी घाव हो जाता है कोलाइटिस में, यानी एंटामीबा नामक कीटाणु से होता है। एंटामीबा नामक कीटाणु, ये ध्यान रखिए, कोलाइटिस में एंटामीबा नामक कीटाणु से होता है। इसमें बड़ी आंत में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, बहुत सारे घाव, फिर सूजन छोटे छोटे हो जाएंगे, फुंसियां हो जाती हैं, और उन फुंसियों में म्यूकस भर जाता है, फिर वो म्यूकस का स्राव होने लगता है, तो दस्त के साथ आंव भी आता है, पेट में दर्द भी होता है। और यौगिक उपचार इसका क्या है, प्राणायाम कीजिए तो शीतली शीतकारी नाड़ी शोधन उज्जयी, ये कहा गया, शीतली शीतकारी दोनों कहा गया। अब अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें प्राणायाम तो करना है, तो उदर श्वसन नाड़ी शोधन भस्त्रिका कहा गया, इसमें ठंडा वाला नहीं कहा गया, इसीलिए उसका सही उत्तर कोलाइटिस होगा। आइए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, 10वां सवाल। ये बहुत सारे सवाल है, 10वें तक ही पहुंच पाए। निम्न में से कौन सा आसन पाचन तंत्र में स्थित जो वाल्व होते हैं, स्फिंक्टर उसको कहा जाता है, स्फिंक्टर्स, उसको आराम देने में मदद कर पिए गए पानी को गुदा की तरफ प्रेषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसनाज हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द स्फिंक्टर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पासेस द वाटर कंज्यूम टुवार्ड्स द एनस। तो आपने पानी लिया, अभ्यास कर रहे हैं, और नीचे चला जाए, खास करके पीटीके में या संघ प्रक्षालन या लघु संघ प्रक्षालन में होता है। अब उसमें देखिए कौन कौन सा, नौकासन, भूनमनासन, तारासन, पद्मासन। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, तारासन होगा। 5 आसन करते हैं ना, टीटीके में भी तारासन है, और जो लघु संघ प्रक्षालन करते हैं उसमें भी 5 आसन होता है, तो तारासन ही सही सटीक होगा। ये वहां से क्वेश्चन है, ये सवाल संघ प्रक्षालन से है। तो संघ प्रक्षालन के 5 आसन होते हैं, तारासन, त्रियक तारासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उदराकर्षण। ये ध्यान रखिए, ये भी कई बार सीक्वेंस में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी जन्य नासा शोथ को गैस के नाम से भी जाना जाता है। नासिका में शोथ हो गया तो नासिका में एलर्जी हो गई है, सूजन हो गई। ब्रोंकाइटिस, परागज ज्वर, सीओपीडी, सीएडी, हे फीवर, ये याद रखिए, हे फीवर। नासिका में अगर दिक्कत हो जाए ना, एलर्जी पराग कण की वजह से, जो फूल वूल होते हैं बड़े बड़े पौधों में, फिर वो हवा चलती है, परागकण आ जाता है, वो एलर्जी हो जाता है, तो उसी को एलर्जी जन्य नासा शोथ कहा जाता है, उसको हे फीवर भी कहा जाता है। देखिए संवेदनशील व्यक्तियों में हर वसंत और वर्षा ऋतु में, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन से ऋतु में होता है, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में समस्या आती है। परागज ज्वर का साइनोसाइटिस के साथ गहरा संबंध है। इसमें सारे लक्षण ये तो सर्दी वाले ही होते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता ज्यादा होती है परागज ज्वर में। ऐसे कई लोग मुझे मिले हैं जिनको ये समस्या रहती है, फीवर। अब देखिए फीवर भी कैसा, हाई हेलो करने वाला है का, हाई हाई फीवर हो गया, हाई हाई। नासिका की श्लेष्मा झिल्ली और साइनस में सूजन आ जाती है, इसमें सिर दर्द होता है, नाक बहने लगता है, एलर्जी के अंतर्गत इसको रखा गया है। जब श्वास के साथ परागकण, धूलकण भी जाता है, दिल्ली में बहुत होता है, धूलकण भी जाता है, तो हे फीवर हो जाता है, हे फीवर। हे फीवर चॉकलेट, दूध, केला, नारंगी खाने से भी हो सकता है। दरअसल ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली को कमजोर कर देता है, इसी वजह से होता है। यानी जिसको बार बार होता है, सोचिए कि उसकी इम्यून सिस्टम भी कमजोर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, योग चिकित्सा में प्रयोग होने वाली योग क्रियाओं का शरीर की दृष्टि से ऊपर से नीचे की ओर क्रम लिखिए। हाँ, कितना आसान सवाल है, ये तो आसान है। कपाल रंध्र धोती, दंतमूल धोती, शीतक्रम कपालभाति, वस्ती और अग्निसार। कहा गया है ऊपर से नीचे आना है। कपाल रंध्र सबसे पहले करेंगे, ए वाला किसमें है, अच्छा एक एक में है, 3 में है, आप लोग कहते हैं ए बी ई वाला, ए बी सी ई डी, ये होगा तीसरा, आप सब लोग कह रहे हैं।
चलिए देखिए, कपाल रंध्र पहले होगा, फिर कौन सा होना चाहिए, ए के बाद दंतमूल होना चाहिए, दंतमूल ले लिया, ठीक है। शीतक्रम उसके बाद होगा क्या, आप लोग कह रहे हैं शीतक्रम होगा, चलिए ठीक है, शीतक्रम हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अग्निसार हो गया पेट वाला, फिर बस्ती तो सबसे नीचे वाला हो गया, डी वाला। अच्छा, बस्ती से भी एक से भी निकल रहा था वैसे, तीसरा वाला। अगले सवाल पर आते हैं, निम्न में से कौन सा रजोनिवृत्ति का शारीरिक लक्षण नहीं है। मेनोपॉज का कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकली सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज। तप्तस्राव, यौनिक अपुष्टता, चिड़चिड़ापन और रतौंधी। रतौंधी का संबंध नहीं है, तो मेनोपॉज वाला हम लोग देख ही लेते हैं। रतौंधी का मेनोपॉज से कोई संबंध नहीं है। मेनोपॉज के शारीरिक लक्षण कौन कौन से, वो देखिए, मासिक धर्म में परिवर्तन होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं जिसको तप्त स्राव कहा जाता है, गर्मी लगनी, चेहरा गर्म हो जाएगा, गर्दन छाती, अरे बाप रे, अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, तीव्र गर्मी का एहसास होता है, कई बार पसीना भी आ जाता है, कई बार रात में भी हो जाता है। योनि में सूखापन रहना, यूरिन संबंधी समस्या रहना, नींद आने में दिक्कत होती रात को, त्वचा और बालों में भी रूखापन आता है, वजन बढ़ता है, हड्डियों मांसपेशियों में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सब मेनोपॉज के लक्षण है। याद रखिए इसको, जितना बोला है आगे भी ये कई बार, 2 बार और क्वेश्चन ये आएगा, ध्यान रखिएगा अलग अलग तरीके से। हम लोग दिसंबर 2023 में पहुंचते हैं। गलगंड ग्वाइटर से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त योग अभ्यास कौन सा है। अब इसमें देखिए, जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको चुनना है। पासनी मुद्रा के साथ सर्वांगासन, उज्जयी के साथ विपरीत करनी, योग मुद्रा के साथ हलासन और योग मुद्रा के साथ सर्वांगासन। सबसे सटीक जो है वही हमें चुनना है, तो सबसे सटीक दूसरा ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही अभ्यास गले से संबंधित है। बाकी अभ्यास भी गले से संबंधित है, लेकिन एकदम एक्यूरेट जो सबसे पास है वो उज्जयी और विपरीत करनी मुद्रा ही है। तो ग्वाइटर में उज्जयी के साथ विपरीत करनी मुद्रा का बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में थोड़ा सा अलग बताया गया है, जिसमें कहा गया विपरीत करनी के दौरान उज्जयी प्राणायाम के साथ अगर नाड़ी पथ का अवलोकन किया जाता है तो गलगंड में ज्यादा फायदा होता है। नाड़ी पथ के अवलोकन की बात कही, दोनों को जोड़ करके कहा गया है। वैसे तो थायराइड ग्रंथि को बैलेंस करने के लिए सर्वांग आसन, पासनी मुद्रा, हलासन सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विपरीत करने और उज्जयी को खास करके दोनों का कंबाइन करके बोला है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, स्पेशल नोट इसमें। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कष्टार्तव और अत्यार्तव पीड़ादायक, असाधारण या अतिशय तीव्र ऋतुस्राव के आयुर्वैज्ञानिक परिभाषिक शब्द है। इंग्लिश में भी है इसको, तो चिंता मत कीजिएगा। फिर दूसरा कथन है, कष्टार्तव अंड जनन साधारण जुकाम जैसा कष्टदायक है और इस समस्या का चिकित्सीय अंतर्दृष्टि उसी की तरह सीमित है। पहले इसको हम क्वेश्चन देखने से पहले इसके डिटेल में ही चले जाते हैं। कष्टा कष्टार्तव जो है वो है क्या, ये डिस्मेनोरिया है। डिस्मेनोरिया इसको कहते हैं, मासिक धर्म या ऋतुस्राव के दौरान पेट के निचले हिस्से में जब बहुत दर्द होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई बार फाइब्राइड्स बन जाता है, कई बार और भी कुछ कारण हो सकते हैं, असहनीय दर्द ऐठन होता है, तो उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। और मेनोरिया क्या होता है, अत्यार्तव क्या होता है, ऋतुस्राव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो रक्तस्राव एक दर्द हो गया। अब इसमें देखिए कहा गया है, पहले तो डिस्मेंसिया और मेनोरिया दोनों जो है तीव्र ऋतुस्राव के आयुर्वैज्ञानिक परिभाषिक शब्द हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा भी कहा गया है, जैसे सर्दी जुकाम में कष्टदायक है, लेकिन जैसे सर्दी जुकाम हम जो है बहुत वो नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ दवाई ले लिया ठीक हो गया, उसी तरीके से इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है सामान्य अवस्था में। विशेष अवस्था में तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सत्य है, पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है, ये कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभिघातज दुर्घटना के बाद, अभिघातज दुर्घटना क्या होता है वो भी देखेंगे। ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट, कपाट की क्षमता को पुनः स्थापित करने के लिए कौन सा आसन मददगार है। इंग्लिश देखिए, विच आसन इज हेल्पफुल इन रीस्टोरिंग वाल्व फंक्शन आफ्टर ए ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट। वाल्व फंक्शंस जो है वो बिगड़ जाता है ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के बाद, उसको हम लोग अभी देखेंगे। और पश्चिमोत्तान, पर्वतासन, सर्वांगासन, गरुड़ासन, गोमुखासन, 3 लेना है। इसके एनटीए के उत्तर के मुताबिक तीसरा कहा गया है BDE,
यानी पर्वत आसन, गरुड़ आसन और गोमुख आसन कहा गया है। पर्वत आसन, गरुड़ आसन, गोमुख आसन ये कहा गया है। अब हम लोग आते हैं जून 2023 पर, जिसमें कहा गया वर्धित प्लीहा एवं चर्म विकारों के निवारण हेतु उचित अभ्यास किसके अंतर्गत आता है? अंतर्धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। अंडर विच कैटेगरी डू द अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस फॉर द, अब देखिए इसमें कहा गया कौन सा, एक तो वर्धित प्लीहा कहा गया है और चर्म विकार। चर्म विकार हो गया स्किन डिजीज, और इनलार्ज स्प्लीन वाला जो है इसको कौन ठीक करेगा, निवारण कौन करेगा, एलिविएटिंग कौन करेगा? तो हृदय धोती होगा। हृदय धोती क्यों होगा? देखिए घेरन संहिता में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, चर्म विकार कहते हैं कुष्ठ रोग, तो वस्त्र धोती के अंतर्गत कहा गया था। अंतर धोती घेरन संहिता में तो चार है, वातसर, वारिसर, वहनीसर, बहिष्कृत। अंतर धोती में वर्धित प्लीहा और स्किन की बात नहीं आई हुई है, पूरा मैंने चेक किया था। दंत धोती में भी वर्धित प्लीहा और स्किन ठीक होता है, ऐसा नहीं आया हुआ है। हृद धोती तीन प्रकार के, दंड, वमन और वसन कहा गया है। तो वसन धोती के लाभ में जो लिखा हुआ है वो एक बार आपका रिवीजन हो जाए। गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त का नाश होता है, आरोग्यता आती है, बल और पुष्टि को दिनों दिन बढ़ाता है। मूल शोधन में भी ऐसा नहीं कहा गया है वर्धित प्लीहा वाली बात, तो इसीलिए हृद धोती ही सबसे सटीक उत्तर है, सटीक ही है वो। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया प्रत्युर्ज ताप प्रणव, यानी कि एलर्जिक। अब इसको हिंदी इतना टफ दिया हुआ है ना, इसीलिए ब्रैकेट में एलर्जिक भी लिखा था। एलर्जिक नासाशोध रोगियों हेतु पाचन तंत्र से मृत श्लेष्मा अवशिष्ट को हटाने के लिए, पाचन तंत्र से मृत श्लेष्मा को हटाने के लिए सर्वोत्तम योगाभ्यास निम्न में से कौन सा है? पाचन तंत्र से हटाना है, धौती, बस्ती, नौली और आसन। तो नौली और आसन तो नहीं होगा, धौती बस्ती में से मेरे ख्याल से कोई होना चाहिए। देखिए पहला उत्तर है धौती होगा, धौती ही होगा। मृत श्लेष्मा अवशिष्ट को पाचन तंत्र से हटाने के लिए ये होता है। वैसे भी धौती में 20 प्रकार के कफ दोष की चर्चा है, तो वहां से भी हमने जोड़ने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक है अपस्फिक्ट, यानी वेरिकोज वाली जो क्रिया है, तो वेरिकोज वेंस होता है ना, उभर आता है, उसके उपचार हेतु सर्वाधिक अनुशंसित योगाभ्यास निम्न में से कौन सा है? Which of the following are the most recommended yoga exercise for the treating varicose veins? कौन सा ट्रीट करेगा वेरिकोज वेंस को? तारासन, सर्वांगासन, सलवासन, गोमुखासन, वीरासन। सबसे सटीक वाला अगर हम लें तो कौन सा होगा वो देखिए। बी और सी कहीं है क्या? ये बी सी लग रहा है। सर्वांगासन दोनों में पांव जिसमें ऊपर होगा जनरली वो वाला माना जाएगा। बी और सी दूसरा वाला। वेरिकोज वेंस में योग चिकित्सा सिर के बल किए जाने वाले सभी आसन, सर्वांगासन, पवन मुक्त, सुमेरु आसन, तारासन, पादहस्त, पश्चिमोत्तान, शवासोश्वर, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन यहाँ पर जो पांव ऊपर करने वाले हैं ना वही होगा, बी और सी ही होगा। सर ताड़ासन तो लिखा हुआ है इसमें। ताड़ासन तो ताड़ासन लिखा हुआ है, लेकिन आपके ऑप्शन में तो सीमित कर दिया ना, दो ही लेना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्वांग और सलभ ही होगा। इसलिए मैंने व्याख्या में दिया हुआ है, बिहार स्कूल ऑफ योग किताब में लिखा है ताड़ासन भी करना है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार तो ताड़ासन, सर्वांग आसन, सलभ आसन तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों ही होगा इसमें, लेकिन विकल्प में सिर्फ दो ही लेना है, मैंने लिखा है। इसीलिए सबसे उपयुक्त वही होगा जिसमें पांव ऊपर की ओर, सिर नीचे की ओर रहता है, इसीलिए सर्वांग आसन, सलभ आसन होगा। क्योंकि जब आप बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में डिटेल में पढ़ोगे, मैं इतने दिन से वही सब पढ़ रहा था, उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर खटिया पे सो रहे हैं तो खटिया के नीचे जो है पाया के नीचे लकड़ी रख दीजिए या ईंट रख दीजिए, थोड़ा ऊंचा हो जाए, नहीं तो पाँव के नीचे तकिया रख के सोइए, पाँव ऊपर करने की बात आई हुई, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वो दोनों होगा। फरवरी 2023 में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। क्वेश्चन है, श्रोणी पेशियों के पोषण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त योगाभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following are the most suitable yoga exercise for the nourishing the pelvis muscles? मूल बंद, पेल्विक मसल्स की बात हो रही है। अश्विनी, तारागी, उद्यान बंद और विपरीत करनी। कई बार क्वेश्चन जो ऐसा दे दिया जाता है सब आस पास लगता है। मूल बंद और अश्विनी मुद्रा आप लोग कह रहे हो, ये बिल्कुल पास पास लग रहा है, मूल बंद अश्विनी मुद्रा ए वाला, ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। सबसे सटीक उत्तर मूल बंद और अश्विनी मुद्रा ही है, जिसका सीधा संबंध पेल्विक फ्लोर मसल से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
निम्नलिखित में से किस नैदानिक अवस्था में उष्ट्रासन लाभकारी होता है? उष्ट्रासन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन इज उष्ट्रासन बेनिफिशियल? उच्च रक्तचाप, मधुमेह मेलिटिस, पीठ दर्द यानी पृष्ठ वेदना और कुब्जता, मोनीलिया और ट्राइकोमोनास। एक ही चुनना है, तो हम लोग पीठ दर्द में करते हैं, उष्ट्रासन किया जाता है। जब रक्तचाप बढ़ा हुआ हो नहीं करते हैं। मधुमेह वाले में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पीठ दर्द वाला ही होगा, तीसरा ही होगा। पीठ दर्द में आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, जो कि पीछे झुकने वाले आसन लाभकारी हैं। मकर आसन, भुजंगासन, अद्वासन, अर्धशलभासन, सर्पासन, सरल धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, ये सब कहा गया तो उष्ट्रासन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुलाई 2022 के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोष्ठबद्धता में मल्ल सामान्यतः पेल्विक कॉलम तक पहुंचता है, परंतु उसका अंतिम रूप से निष्कासन ठीक से नहीं हो पाता है? In which type of constipation does the stool generally reach the pelvic column, but its final expulsion does not occur properly? किसमें होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, कॉलिक कोष्ठबद्धता, इडियोपैथिक कोष्ठबद्धता, डिसेजिया कोष्ठबद्धता, लो ट्रांजिट कोष्ठबद्धता। अब इसमें सब में देखिए, सब लोग सी सी कह रहे हैं, डिसेजिया कोष्ठबद्धता। बहुत सुंदर, डिसेजिया कोष्ठबद्धता कह रहे हैं। देखते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले कॉलिक कोष्ठबद्धता, फिर ये चारों को देख लेते हैं। कॉलिक कोष्ठबद्धता क्या है? मूल रूप से पेट दर्द या मरोड़ जो होता है ना, वो उसको कहा गया। कब्ज जो सिंपल होता है, मिला जुला रूप, आमतौर पर नवजात शिशु में होता है, कई कई दिन तक रोता रहता है, माँ समझ जाती है, बुजुर्ग समझ जाते हैं पेट में कब्ज हो गया बच्चे के, तो उसको जो है पता नहीं क्या क्या नाभि पे कुछ कुछ लगाते हैं। क्या लगाते हैं वो, हींग विंग लगाते हैं कुछ। हाँ। इडियोपैथिक कोष्ठबद्धता क्या होती है? जिसे क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति है जहां किसी विशेष स्पष्ट कारण के अंतर्निहित बीमारी या दवा के प्रभाव के लगातार कब्ज रहता है। दवा का प्रभाव है, किस वजह से कब्ज है पता नहीं चल रहा है, लगातार कब्ज बना रहता है। डिसेजिया कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें मल बड़ी आंत से होकर पेल्विक कोलन तक आता है डिसेजिया में, और मलाशय रेक्टम तक तो समान रूप से पहुंच जाता है, लेकिन इसके बाद मांसपेशियां जो है वो तालमेल नहीं बिठा पाती है। मांसपेशियां पेल्विक फ्लोर के बीच तालमेल में कमी होती है, और मल का सही तरीके से निष्कासन नहीं हो पाता है। मल निकालते समय बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। फिर है स्लो ट्रांजिट कोष्ठबद्धता, यानी स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में कहा गया है कि लंबे समय तक चलने वाली ऐसी कॉन्स्टिपेशन कब्ज है जिसमें अवशिष्ट पदार्थ मल जो है धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे धीमी गति से जाता है नीचे। सामान्य कब्ज के विपरीत यह समस्या आंत की मांसपेशियों नसों में खराबी के कारण होती है, जिससे मल त्यागने की इच्छा कम हो जाती है। हफ्ते में कुछ ही बार मल आता है। बड़ी आंत की दीवार में मौजूद जो तंत्रिकाएं हैं, नर्वस तंत्रिकाएं हैं, ठीक से काम नहीं करती हैं, जिससे आंत का सिकुड़ना और फैलने का जो क्रम है वो धीमा हो जाता है, इसीलिए मल जो है धीमी गति से नीचे आता है। अब इसका उत्तर देख लिया, इसका डिसेजिया कोष्ठबद्धता होगा, जिसमें कि पेल्विक कॉलम तक मल पहुंचता है लेकिन निष्कासन होने में दिक्कत होती है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तनाव संबंधी सिरदर्द उत्पन्न होता है, तनाव संबंधी बाह्य सिरोबल के स्काल्प की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, बाह्य मुख की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, गर्दन की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से, मुख और गर्दन की मांसपेशियों के लगातार संकुचन से। इसमें तनाव की बात आ रही है ना, तो स्काल्प वाला तनाव जो है, स्ट्रेस सीधे जुड़ा हुआ है माइंड से, तो माइंड वाला स्काल्प की जो मांसपेशियां होती है सीधे उससे संबंधित होगा। स्काल्प की बात हो रही सीधा, बाह्य सिरोबल कहते हैं। हालांकि गर्दन से, कई बार मुख से भी इसका असर होता है, मुख और गर्दन की मांसपेशियों में भी होता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर, चूंकि एक ही लेना है, ये सबसे सटीक है स्काल्प वाली मांसपेशियों में। सोचते 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 उसमें सिकुड़न होते, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता, बाल भी ऐसे टच करेंगे ना, ऐसे बाल की जड़ों में भी पेन होने लगता है, ऐसा खतरनाक हो जाता है। क्या लिखा हमने, तनाव का स्कल्प मसल से गहरा संबंध है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, छोटा ही होता है। जब आप मानसिक या भावनात्मक
तनाव में होते हैं तो अनजाने में आपके सिर, माथे और गर्दन की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, अकड़ जाते हैं। इससे स्कैल्प में खिंचाव पैदा होता है। सिर दर्द, बालों का झड़ना, स्कैल्प में दर्द की समस्या होती है, यानी कि इसमें बालों की जड़ों में भी दर्द होता है। स्कैल्प मसल्स कौन कौन से होते हैं? सिर और माथे की वो मांसपेशियां जो सिर के ऊपरी हिस्से, माथा, कान को ढकती है, हिलाती है, इन सबको हिलाने में इसकी भूमिका होती है। इसको कहते हैं ना ऑक्सी ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस, टेम्पोरो पेरिटेलिस कहा जाता है, ऑरिक्युलरिस मसल्स कहा जाता है। इसके अंदर भी कई कई मसल्स हैं, इसके अंदर भी कई कई मसल्स के फिर नाम आते हैं इसमें। बाह्य सिरोबल के एक शब्द आया हुआ है, एक्सटर्नल स्कल्प क्या हुआ? खोपड़ी का बाहरी हिस्सा जिस पर सिर के बाल उगते हैं, उसी को एक्सटर्नल स्कल्प कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितना डिटेल हो सकता है ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर क्वेश्चन आता है कोई तो। बाह्य जननांग क्षेत्र के प्रदाह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया कॉल्ड? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला पीडीएफ आप लोग मांगेंगे, उदित जी कहेंगे नहीं मैं तो नहीं मांग रहा, बाकी लोगों का जो है वो कर दो, तो मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, पहले कह रहा हूँ दे दूंगा, लेकिन उन्हीं को दूंगा जो क्लास में आए हुए हैं। तो मैं स्क्रीन शॉट्स ले लूंगा कौन कौन लोग आए हुए हैं और मैं उन्हीं को सिर्फ दूंगा। मैं एक बार स्क्रीन पर आता हूँ। तो क्वेश्चन है बाह्य जननांग क्षेत्र के प्रदाह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया कॉल्ड? वल्वाइटिस आप लोगों ने उत्तर में दिया हुआ, अभी मैसेज में आ रहा था, वल्वाइटिस कहा जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं, वल्वाइटिस ही है। हाँ, महिला जननांगों का बाहरी हिस्सा जिसे वल्वा कहते हैं, उसमें सूजन या जलन होने को ही वल्वाइटिस कहते हैं। ईस्ट से या बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। जब यही सूजन बाहरी जननांग के साथ साथ अंदर तक फैल जाता है, इसको वल्वोवेजिनाइटिस कहते हैं। ये ध्यान रखिए, वल्वोवेजिनाइटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी कुवलयानंद जी के अनुसार पृष्ठवंश, बैक के स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा आसन प्रमुख है? अब ये सब कहाँ से मिलेगा? किताबें ना पढ़ी हुए हैं ना इस पर ज्यादा फोकस हुआ है, लेकिन करना पड़ेगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मैंने किताबें फिर निकाली, मैंने पीडीएफ निकाला नेट से ढूंढ ढूंढ के, फिर उसको पढ़ा तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में कहा गया। अर्ध मत्स्येंद्र आसन बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है, कुवलयानंद जी ने माना है, जिसमें एक उनकी बुक का नाम है बैक केयर थ्रू योगा। उनकी किताब का नाम है एक बैक केयर थ्रू योगा, और एक और किताब है आसनाज। आसनाज, ये आसनाज वाली किताब मुझे आसानी से मिल गई, स्वामी कुवलयानंद जी की ये दो किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में कहा गया है कि रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रीढ़ की हड्डी के लिए कहा गया 6 तरह से उसका जो है अभ्यास किया जाता है रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए। अगर ये पूछ दे कितनी तरह से बताया गया है तो 6 तरह कैसे कैसे 6 तरीके से? आगे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, इधर ट्विस्टिंग, इधर ट्विस्टिंग। तो ये 6 कहा गया है, 6 तरीके से रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखा जाता है, जिसमें अर्धमत्स्येंद्र आसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब इसमें है प्रोलैप्स कंडीशन। देखिए मैंने कहा था प्रोलैप्स वाला, याद होगा आप लोगों को, मैंने याद दिलाया था। प्रोलैप्स कंडीशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्राएं और बंद कौन से हैं? प्रोलैप्स में क्या होता है, अंग नीचे की तरफ आते हैं, तब ध्यान दीजिएगा यहाँ से। जालंधर बंद, मूल बंद, पासनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, उद्यान। अब है तो सारा इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा सा टफ दे दिया हुआ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चुनना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है, पहले नहीं है उसको भी छांट सकते हैं, 2 ही इसमें लग रहा है, अश्विनी बोल, मूलबंद, उद्यान बंद। तीसरा सब लोग कह रहे हैं सी डी, अश्विनी, वज्रोली, मूलबंद, उद्यान बंद। मूलबंद इसमें भी, उद्यान बंद भी आसपास का लग रहा है, नहीं ठीक है। जालंधर बंद, उद्यान बंद, इसको भी छांट ही देंगे। जालंधर, मूलबंद है, अश्विनी दी, ठीक है। आइए देखते हैं सी और डी है क्या। बिल्कुल सही, सी और डी है, आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे नजदीक वाला है, नजदीक पड़ोसी है, नजदीक रिश्तेदार यही था, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली, मूलबंद, उद्यान में, ठीक है। प्रोलैप्स एक ऐसी शारीरिक स्थिति जिसमें शरीर का कोई अंग अपनी सामान्य प्राकृतिक जगह से नीचे खिसक जाता है। ऐसा तब होता है जब उस अंग को सहारा देने वाली जो मांसपेशी है वो कमजोर पड़ जाती है। प्रोलैप्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे गर्भाशय का प्रोलैप्स हुआ, यूटेराइन प्रोलैप्स, फिर मूत्राशय का प्रोलैप्स होगा, इसको
साइटोसिल कहा जाता है, मलाशय का प्रोलैप्स होता है, रेक्टल प्रोलैप्स कहा जाता है। और उपचार क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने वाले जितने अभ्यास हैं वो सारे अभ्यास कीजिए। अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा सीधे जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स से जुड़ा हुआ अभ्यास है। अगला सवाल है बवासीर यानी अर्श। देखिए अर्श रोग भी कहा जाता है बवासीर को, ध्यान दीजिएगा। इसके उपचार हेतु सबसे उपयुक्त सट क्रिया है, यही भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसको भी ध्यान दीजिए तरह से, देखिएगा थोड़ा, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि एक साथ आ जाए। बवासीर की बात हो रही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ से चुनना है आपको। जालंधर बंद, मूल बंद, पासनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, उद्यान। 3 लेना है तो चलिए एक कोई छांटिए, इसमें से 2 छांटना पड़ेगा। पहला सब लोग कह रहे हैं ACD। अच्छा, अनिता जी का ACD, ज्योति जी, सावन जी, सब लोग ACD पर है, सब लोगों को एकदम निकट पड़ोसी यही नजर आ रहे हैं ACD। तो बिल्कुल सही है, पहला उत्तर सही है, AC और D निकट पड़ोसी आप लोगों ने चुन लिया। तो बवासीर वाला क्या स्थिति है, रेक्टम और गुदा के आसपास की नसों में सूजन हो जाता है, एक फोड़ा भी हो जाता है, और ये कष्टप्रद स्थिति होती है, कई बार इसमें से खून भी निकलता है। 2 प्रकार का होता है, एक तो अंदर होता है, मलाशय के अंदर मस्सा होता है, गुदा के बाहर मस्सा होता है। अंदर वाला मस्सा अगर होता है किसी को तो उसमें दर्द नहीं होता है, बस ब्लड निकलता है। बाहर वाला मस्सा में दर्द भी होता है, ब्लड भी निकलता है। मूल शोधन का इसमें अभ्यास करना, सर्वांगासन विपरीत करनी करना है, अश्वनी मुद्रा, मूल बंद का अभ्यास, कब्ज को दूर करना बहुत जरूरी है इसमें। इस तरह विकल्पों पर ध्यान दे, तो 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का चयन करना है, सबसे सटीक ऑप्शन ACD है। बी और ई ऑप्शन में गुदा से संबंधित अभ्यास का अभाव है, कम है उसके मुताबिक। अगले अभ्यास पर हम लोग पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पर। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम किन किन विकारों में नहीं करना चाहिए। तो ये भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए तो आसान हो जाएगा, देखते हैं, उम्मीद है सब लोग कर लेंगे, एक बार कोशिश कर लीजिए, देखते हैं। हृदय रोग, निम्न रक्तचाप नहीं करना है, हृदय रोग में नहीं करेंगे। भस्त्रिका, गैस्ट्रिक अल्सर में भी नहीं करेंगे, आप लोग सही हो, A, C और D में नहीं करना चाहिए, A, C और D में, ठीक है, पहला ही उत्तर सही होगा। तो फिर इसका देखने की जरूरत तो है नहीं व्याख्या, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 देखिए, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, हेमेरॉइड्स, भूख में वृद्धि, प्यास में वृद्धि, बार बार पेशाब आना, सिराओं में सूजन। इसका देख लीजिए, डायरेक्ट व्याख्या पर ही चलते हैं, हो सकता है आपने पहले ना पढ़ा हो, पहले पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन पर आएंगे। पॉलीडिप्सिया क्या होता है, एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सामान्य से बहुत अधिक प्यास लगती है। पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया, डिप्सिया से याद रखिए, डिप्सिया, डिप्सिप डिप्सिप करके, जब सिप करना, सिप सिप, डिप्सिया डिप्सिया। डिप्सिया में बहुत प्यास लगती है, लगातार पानी या अन्य तरल पदार्थ पीता रहता है, या अक्सर किसी छुपी हुई बीमारी का संकेत हो सकता है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया जैसे नाम से ही है तो मूत्र ज्यादा होगा, यूरिया की बात हो रही है ना, यूरिन से जोड़ दीजिए, पॉलीयूरिया अधिक मूत्र। पॉलीफेजिया, इसको हाइपरफेजिया भी कहा जाता है, बहुत पॉलीफेजिया होगा, अतिरिक्त भूख लगने की मेडिकल स्थिति, अत्यधिक भूख लगती है, भरपेट खाना खा लिया उसके थोड़ी देर बाद भी भूख लगती है। डायबिटीज वालों को, थायराइड वालों को, स्ट्रेस में ऐसा होता है, स्ट्रेस है तो बहुत आदमी खाना खाता है। फिर उसका कहा गया हेमोराइड्स, जिन्हें आम बोलचाल में बवासीर या पाइल्स कहा जाता है, गुदा और मलाशय के निचले हिस्से में सूजी हुई और फैली हुई रक्त वाहिकाएं, नसें होती हैं। अब क्वेश्चन पर आइए, अब आसानी से हो जाएगा हमारा ये। पॉलीडिप्सिया प्यास में वृद्धि हो गया, पॉलीयूरिया हो गया आपका बार बार पेशाब का आना, हेमेराइड्स वाला आपका हो गया सिराओं में सूजन ही, और पॉलीफेजिया हो गया भूख प्यास में वृद्धि। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका C का 1 वाला पहला ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नवंबर 2021 में पहुंच गए हुए हैं। इसको क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक स्क्रीन पर आ जाए। स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण का इलाज नहीं करने पर अथवा उसका पूर्णतया इलाज नहीं करने पर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है, जिसमें कहा गया साइनोसाइटिस, रिमोमेटिक वाल्वुलर लीनेंस, ग्लोमेरुलोपाइटिस और माइग्रेन।
स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका उत्तर ना दे करके इसकी व्याख्या में ही आ जाइए। स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण क्या होता है, ये इसी स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण होता है। इसमें गले में तेज दर्द, टॉन्सिल में भी सूजन आ जाएगा, गर्दन के लिम्फ नोड्स जो है सब सूज जाएंगे क्योंकि हमला हो रहा है बैक्टीरिया का, लड़ाई हो चल रही है वहां पे शरीर के अंदर। त्वचा पर लाल चकत्ते छाले भी पड़ जाते हैं, शरीर पर खुरदरा खुरदरा दाना हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकल के गलत या अपर्याप्त इलाज के कारण रूमेटिक वल्वुलर लेसेंस हो जाता है, या रूमेटिक बुखार भी हो जाता है। रूमेटिक बुखार क्या होता है, जैसा कि नाम से रूमेटिक वल्वुलर लेसेंस है, ये हार्ट में जो वाल्व है वो उसमें कठोरता आ जाती है, उसमें जमा हो जाता है आपका फैट, वाल्व कठोर हो जाता है तो हृदय गति रुकने का खतरा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। दरअसल इस दौरान जो एंटीबॉडी बनता है वे कई बार अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला बोल देता है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज। इस वजह से हालांकि स्ट्रेप्टोकोकल के इलाज नहीं होने से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का भी खतरा बढ़ जाता है, ये रोग भी इसमें दिया हुआ है, देखिए ये भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे सटीक लेंगे हम तो सबसे सटीक रिमोमेटिक वॉल्वुलर लीजन्स है, यानी हार्ट पे जो नसें जा रही हैं उसमें कठोरता आ जाती है, तो ये वाला होगा स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण का, दूसरा ऑप्शन सबसे सटीक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर इसमें ऑप्शन चुनना होता तो दोनों हो जाता, ये वाला भी किडनी वाला भी हो जाता। नवंबर 2021 में पहुंचते हैं हम लोग, इसमें कहा गया गर्मी महसूस होना, बाधित नींद और भावनात्मक बदलाव उम्मीद उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, अभी आया था पहले ये क्वेश्चन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नेफ्राटिक सिंड्रोम, मोनिपोजल सिंड्रोम, किसके लक्षण हैं ये, गर्मी महसूस होना, बाधित नींद, भावनात्मक बदलाव, मेनोपॉजल के हैं। देखिए सबका हम लोग देख लेते हैं, चारों का एक बार डिटेल देख लेते हैं, चार सही उत्तर आप लोगों का। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण है स्तनों में सूजन, पेट में गैस या भारीपन, कब्ज या दस्त, मुहासे, सिर दर्द, थकान, मूड स्विंग होता है, नींद कम आना या नींद बहुत ज्यादा आना, दोनों होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो लक्षण हैं, पेट का मोटापा बढ़ जाएगा, पेट लंबा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर का बढ़ जाना, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाना, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल का लेवल कम हो जाना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण क्या है, गंभीर सूजन, इडिमा वाली स्थिति, चेहरे वेहरे पर सूजन आ जाएगी, पांव हाथ में सूजन आ जाती है, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, झाग बनने लगता है, प्रोटीन बाहर निकलने की वजह से थकान का अनुभव होता है। मेनोपॉजल सिंड्रोम में हम लोगों ने हॉट फ्लैश पढ़ा हुआ था, गर्मी महसूस होना, नींद में भी खलल आती है, उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तो सही उत्तर हो गया मेनोपॉजल सिंड्रोम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्रोमेगेली एक विकृति है जो किसके अतिस्राव के कारण होती है, एक्रोमेगेली, एड्रेनालाइन, ग्रोथ हार्मोन, कैल्शियम और वेसोप्रेसिन, सब लोग एक ही बार में कह रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, क्या बात है, इतनी तैयारी करके आए हैं आप। एक्रोमेगेली ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से होता है। अब एक्रोमेगेली होता क्या है, जिनको नहीं समझ आया देख लीजिए, एक दुर्लभ हार्मोनल विकार है जो तब होता है जब वयस्कता में पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत अधिक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, हाथ पैर चेहरे की हड्डियों का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगता है, लंबा हो जाता है, इसको इसी को एक्रोमेगेली कहा जाता है। ये क्या होगा, जीएच की वजह से होगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं जो पढ़ के आए होंगे देखिए फटाफट जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कहने के बाद भी नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सब कुछ तैयारी करके आऊं और मैं करा दूं फटाफट फटाफट। अवसादग्रस्त मरीजों के लिए कौन सा योगाभ्यास करने योग्य नहीं है, अवसादग्रस्त के लिए बताइए इसका उत्तर, चार, ध्यान वाला, बहुत सुंदर, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, ध्यान। ध्यान का आगे, अवसादग्रस्त तो ऐसे ही है, ऐसे बेचारा वो डरा डरा सहमा सहमा वो सबसे दूर रहना चाहता है, टूटा टूटा सा है, उसको और ध्यान करा के और क्यों एकांत में ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यूनिट 9 में पढ़ा है, अधिक अभ्यास से अधिक लाभ का सिद्धांत लागू नहीं होता है ध्यान के दौरान। ठीक है, इसीलिए चौथा होगा, योगाभ्यास का अध्यापन विधि पुस्तक में इस बात का जिक्र है। अभ्यास, अवसादग्रस्त व्यक्ति को ध्यान से फायदा तो होता है,
लेकिन मिताचार का पालन करना चाहिए। ध्यान के संदर्भ में अधिक अभ्यास से अधिक लाभ का सिद्धांत लागू नहीं होता है, ये भी कहा गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भोजन को निगलने में होने वाली असुविधा कहलाती है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग फूड इज कॉल्ड अकेलेजिया, डिस्फेजिया, डिस्प्लासिया, डिस्नोइया। दूसरा सब लोग कह रहे हैं डिस्फेजिया। ठीक है, आइए डिस्फेजिया मान लेते हैं। अब इसको देखिए, अकेलेजिया क्या होता है। अकेलेजिया भी हमें ये चारों शब्द समझ लेते हैं। अकेलेजिया क्या होता है? एक दुर्लभ बीमारी जिसमें भोजन नली इसोफेगस में इसोफेगस में दोनों तरीके से इसोफेगस लिखा जाता है। इसोफेगस अपना काम सही से नहीं कर पाता है। डिस्फेजिया इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। डिस्फेजिया लक्षण है और क्या है? बीमारी है अकेलेजिया। अकेलेजिया। उसके बाद है डिस्फेजिया। भोजन को निगलने में होने वाली असुविधा को डिस्फेजिया कहा जाता है, यानी निगलने में कठिनाई का मेडिकल नेम जो है वो डिस्फेजिया है। तो डिस्फेजिया सही उत्तर आप लोगों ने दिया था। डिस्प्लासिया फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति है जिसमें कोशिकाओं का उत्तकों की वृद्धि और विकास असामान्य हो जाता है। कैंसर के लिए ऐसा होता है, कोशिकाओं का ज्यादा विकास हो गया तो कैंसर अवस्था होता है। ध्यान नहीं दिया गया तो कैंसर में बदल भी जाता है, लेकिन हमेशा कैंसर हो ये जरूरी नहीं होता है। डिस्निया क्या होता है? जिसमें श्वास फूलता हो, डिस्निया है। ये सब सिंपल ने प्रक्रिया। तो इसमें सही उत्तर आप लोगों ने दिया डिस्फेजिया होगा। थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्राव हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्राव हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। हंसिए हंसिए। ग्रेव्स रोग एक ऑटो इम्यून रोग है और यह हाइपरथायराइडिज्म का सबसे प्रमुख कारण है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं क्या? कथन 1 सत्य, ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। ग्रेव्स रोग ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें इम्यून सिस्टम अपने ही थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देती है। चुल्लिका कहा जाता, चुल्लिका सब जानबूझ के लिखा है, हिंदी में कई बार आ जाता है। थायराइड रोग कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर हमने थायराइड वाला जो है अलग से नहीं पढ़ाया था, यही पढ़ लेते हैं। इसमें ग्रंथि हार्मोन का ज्यादा स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि T3 T4 का ज्यादा स्राव हो जाएगा। तो इसके कई कारण में से एक कारण होता है ग्रेव्स डिजीज। थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता के कारण मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का बढ़ जाना भी होता है। इसमें ज्यादा भूख लगती है, ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। ज्यादा खाने के बाद भी व्यक्ति दुबला रहता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म किससे बढ़ता है? T4 से बढ़ता है मेटाबॉलिज्म। हृदय और नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है। हाइपरथायराइडिज्म होता है, क्या होगा? ज्यादा भूख लग रही है, ऊर्जा की खपत ज्यादा हो रही है। वजन बढ़ेगा कि घटेगा? हाइपर वाले में हाइपर, वजन बढ़ेगा घटेगा? आप बोल सकते हैं माइक खोल करके। बढ़ेगा वजन घटेगा? कम होगा। वजन कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। कम होगा भाई। होगा। और यहाँ है हाइपोथायराइड ग्रंथि की मंदता जिसको कहते हैं। ऐसी स्थिति जब हार्मोन का स्राव कम हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें वजन बढ़ता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म की रेट कम हो जाती है। एडल्ट में इसी स्थिति को मिक्सीडिमा कहते हैं। अब इसी से जोड़ सकते हैं, किसमें हमें शीतकारी कराना है, किसमें भस्त्रिका कराना है। अब जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जिसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है उसमें शीतली शीतकारी करा दीजिए। जिसमें मेटाबॉलिज्म कम है उसमें गर्मी वाले कराइए, गर्मी बढ़ाने के। ये ध्यान दीजिएगा। एडल्ट में इसी स्थिति को मिक्सिडमा कहते हैं। वहीं जन्म के साथ भी अगर किसी को ये स्थिति होती है तो उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। एडल्ट में मैक्सिडमा को शल्य क्रिया के द्वारा या रेडियोधर्मी के द्वारा थायराइड ग्रंथि को हटाई दिया जाता है। लक्षण क्या क्या होता है? कमजोरी, सुस्ती, भाव शून्यता की स्थिति, ये हाइपो वाली की बात हो रही है। मानसिक शारीरिक क्रियाओं का धीमापन, कब्ज की शिकायत होगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो कब्ज होगा। कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में दर्द, भूख न लगना, वजन बढ़ने लगना, आवाज में भारीपन, मेमोरी कम होने लगती है, मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। ऐसे में आजीवन हार्मोन की गोलियां उनको लेनी पड़ती है, वो भी सुबह सुबह लेते हैं। रोग की गंभीर अवस्था में अभ्यास वर्जित है योग का, चिकित्सक की सलाह के बिना ना लें। यौगिक उपचार सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, पासनी और पद्म सर्वांगासन भी है। विपरीत करनी मुद्रा के बारे में इसमें खास बात कही गई है। ग्रंथि पर उतना दबाव तो नहीं पड़ता विपरीत करने से, लेकिन उज्जयी प्राणायाम के साथ हम लोगों ने देखा था ऊपर, जब करते हैं नाड़ी पथ का अवलोकन जब करते हैं तो बहुत शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न होता है और वो गलगंड रोग में इसका
उसके लिए ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में। भोजन में आयोडीन की मात्रा भी बढ़ाना जरूरी होता है। अन्य यौगिक अभ्यास में सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, योग मुद्रा, सुप्त वज्रासन, पीछे झुकने वाले आसन, कंधरासन, ग्रीवासन, सिंहासन ये किया जाता है। प्राणायाम हम लोग जानते हैं, उज्जयी, नाड़ी शोधन सबके लिए कहा गया है। लेकिन हाइपर की बात हम लोग करें तो उसमें खास प्राणायाम शीतली शीतकारी होगा। क्यों होगा? कि थायराइड की अति सक्रियता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में शीतली शीतकारी मदद करेगा, शरीर की गर्मी को शांत करना है हाइपर वाले में। हाइपो वाले में खास प्राणायाम कौन सा होगा? भस्त्रिका प्राणायाम, गर्मी उत्पन्न हो वो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसीलिए जिससे त्वचा में काफी लाभ होता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी तीव्र करता है। सुनीता जी क्लास में हो? अभी आप मैसेज भेज रहे हो, अभी क्लास में हो आप? ये बताओ। आइए, अब हम लोग आएंगे जून 2020 के क्वेश्चन पर। 36वां क्वेश्चन है हमारा। दुश्चिंता एवं अवसाद किस विकार के अंतर्गत आते हैं? शारीरिक, मानसिक, स्नायु वाला या मनुष्यायविक विकार? सिंपल है, दुश्चिंता अवसाद किस में आएगा? एंजाइटी और डिप्रेशन किस में आएगा? मानसिक वाले में आएगा, दूसरे वाले में आएगा, मानसिक विकार ही है, इसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा तर्क है। रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस में उदित जी ने जो सवाल पूछा था यहाँ पर शायद होना चाहिए उसका। शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है। ए और आर ये कहा गया है। अब देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, कहा गया हाँ है। यहाँ पर शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस विशेष उपचार में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। अब रूमेटाइड अर्थराइटिस है क्या? ऑटो इम्यून डिजीज है, हम लोगों ने पढ़ा था। पहले ये व्याख्या देखिए, फिर नीचे व्याख्या और देखेंगे। यौगिक उपचार में आसन, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु या पूर्ण शंख प्रक्षालन, कुंजल नेति महत्वपूर्ण है। ये क्रियाएं कब्ज को दूर कर ब्लड में ज्वाइंट्स में से विषैले पदार्थों को बाहर करती है। और कहा गया कब्ज के रहते गठिया रोग का ठीक होना मुश्किल होता है। कब्ज है तो गठिया रोग ठीक नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया यहाँ पर। अब यहाँ है अर्थराइटिस का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अर्थराइटिस के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। दो प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ और प्रकार भी देखेंगे, पहले दो को देखते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस। ऑस्टियो हो गया ओ ए, रूमेटाइड हो गया आर ए। ऑस्टियो अर्थराइटिस हुआ हड्डियां, अर्थराइटिस ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डियां, अर्थराइटिस का अर्थ होता है ज्वाइंट्स में कोई खराबी आ गई, तो उसको ऑस्टियो अर्थराइटिस सिंपल कहते हैं। जैसे डिस्क जो है वो सिकुड़ गया, कम हो गया, तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगी, तो दर्द होगा उससे, ऑस्टियो अर्थराइटिस में हो गया। रिमोटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, अपने ही शरीर के ज्वाइंट्स के टिश्यूज को अटैक कर देता है, तो टिश्यूज में क्या होता है, सूजन आ जाता है ज्वाइंट्स में। ये लिवर, हार्ट, आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। वात जनित गठिया भी इसको कहते हैं। और रूमेटाइड वाला ऊपर भी हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा भी हड्डियों से संबंधित और भी कई रोग हैं। ऑस्टियोमलेशिया हम लोगों ने पढ़ा था, हड्डियां थोड़ी कमजोर होती हैं, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, ध्यान रखिएगा। बच्चों में जो होता है उसको रिकेट्स कहते हैं, बच्चों के हड्डियां मजबूत ना हो, कमजोर हो जाए, टूट हो जाए, उसको रिकेट्स कहते हैं। वयस्कों में हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जब हस्तियां कमजोर होकर उसमें छिद्र छिद्र सा हो जाए, पोर हो जाए, मामूली रूप से भी आप गिरे कहीं कि आपकी हड्डियां ही टूट गई, चटक गई, तो ऑस्टियोपोरोसिस है। पेजेस डिजीज भी एक होता है, जिसमें कहा गया हड्डियां एबनॉर्मली ज्यादा बनने लग जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, इसको पेजेस डिजीज कहा जाता है। ऑस्टियोमाइलिटिस भी एक होता है, बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन आपके बोन मेरो तक पहुंच जाता है, अस्थि मज्जा तक पहुंच जाता है, उसको ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं। एक गॉटी अर्थराइटिस भी होता है, गॉटी अर्थराइटिस। इसका मुख्य कारण शरीर में यूरिक एसिड के स्तर का बढ़ना है। इसे अक्सर गठिया के रूप में भी जाना जाता है, गठिया, गॉटी अर्थराइटिस को। यूरिक एसिड बढ़ने वाला का नाम क्या होगा? गॉटी अर्थराइटिस। यूरिक एसिड, या ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन आएगा, यूरिक एसिड बढ़ता है, कौन सा अर्थराइटिस होता है? गॉटी अर्थराइटिस होता है। बेहद दर्दनाक गठिया है, जो शरीर के उच्च यूरिक एसिड का जो लेवल है वो
जॉइंट्स में जमा हो जाता है क्रिस्टल के रूप में। पैर के अंगूठे में, टखनों में, घुटनों में अचानक दर्द सूजन हो जाता है इससे। हम लोग पहुंच जाते हैं दिसंबर 2019 तक। गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास के, बहुत आसान है, कॉमन वाला क्वेश्चन है, देखिए जरा सा। तृतीय त्रैमास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आसन वर्जित है? मार्जरी आसन, भद्रासन, पश्चिमोत्तान, पवन मुक्त। अब इसको देखिएगा, ए बी सी डी देखते हैं, इसमें थोड़ा रुकते हैं। चौथा सब लोग कह रहे हैं सी और डी, चलिए मान लेते हैं सी डी। इसमें पश्चिमोत्तान और पवन मुक्त आसन होगा। ऐसा आसन जो आगे पेट को दबाए वो वाला है, सी और डी होगा, सी डी होगा। ठीक है, चौथा वाला होगा। पेट को दबाने वाला आसन नहीं करना। आगे आगे आते हैं जून 2019 में। दुर्भिक्षी यानी फोबिया कौन सा विकार है? सामान्य चिंता विकार है, नींद की अधिकता एवं कमी है, पाचन विकार है, शारीरिक विकार है। ये क्या है? सामान्य चिंता विकार, नींद की अधिकता, पाचन, शारीरिक। सामान्य चिंता विकार फोबिया है ना, फोबिया है, सामान्य चिंता विकार है। इसमें ज्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन में आएंगे, उस रोग का नाम बताइए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से उपचार, देखिए, इस्केमिक हार्ट डिजीज, हर्निया, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, एलर्जिक राइनाइटिस। इसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किसका होगा? चौथा सब लोग कह रहे हैं, एलर्जिक राइनाइटिस का कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, चौथा ही सही। लेकिन हम लोग देख लेते हैं चारों का नाम, देख ले कौन कौन से रोग दिए गए हैं। चारों रोग एक बार देख लेते हैं कि क्यों जो है चौथे वाले में डायरेक्ट इसका असर होता है प्रत्यक्ष रूप से, बाकी में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इस्केमिक जो हार्ट डिजीज है, जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज भी उच्चारण में बोल दिया जाता है, इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी है, उसमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंचने की वजह से आपको दिक्कत होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। और क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि धमनियों में प्लाक हो जाता है, यानी चर्बी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो रक्त प्रवाह बाधित होता है, इसलिए नहीं होता है। अब इसका डायरेक्ट योग से जो है इसमें कितना ही असर पड़ेगा? डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें दवाई भी लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ योग का अभ्यास में लंबा समय लगेगा। हर्निया कहा गया है, हर्निया में तो योग का अभ्यास क्या ही फायदा करेगा उतना ज्यादा, इसमें तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाइए, अब मांसपेशी फट गई और बाद में मांसपेशी को मजबूत करते रहिएगा। इसमें भी डायरेक्ट फायदा नहीं करेगा। हर्निया को हम लोग उतना नहीं देखते, सब लोग जानते होंगे। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 ज्यादा खतरनाक है। टाइप 1 में आपको पूरा ही इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा आपको। इसमें भी जो है योग का अभ्यास फायदा तो करता है, लेकिन डायरेक्ट फायदा नहीं करेगा। क्योंकि इसमें देखिए, अग्नाशय में जो अल्फा बीटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वो सेल्स होते हैं, इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिका होती है उसको नष्ट कर देती है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज में आता है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। कौन सी कोशिका से निकलता है इंसुलिन, जरा बता देंगे कोई? आगे आएगा, हमने लिखा होगा सर। बीटा, बीटा सेल बीटा, बीटा बहुत सेल। बीटा सेल से, ध्यान रखिएगा, बीटा सेल से। आइए, एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हे फीवर। हे फीवर पर आता है ना, परागस बीमारी, पराजित बुखार जो होता है, सामान्य एलर्जिक प्रतिक्रिया है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पराग कण, धूल या फालतू जानवरों की रूसी जैसे हानि रहित पदार्थों के प्रति अति प्रतिक्रिया करती है, जिससे छींक, एलर्जी आना, नाक बहना, आंखों में सूजन वगैरह होता है। षटकर्म और प्राणायाम के अभ्यास से प्रत्यक्ष रूप से इसका इलाज होता है। जैसे जल नीति कर लीजिए, जल नीति हम करेंगे तो तुरंत जो है इस पर इम्पैक्ट आता है, प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जाता है इसमें। खासकर जल नीति का अभ्यास बहुत ही लाभकारी होता है, श्लेष्मा बाहर आता है, साइनस की सफाई होती है, श्वास का प्रवाह फिर बेहतर हो जाता है। जल नीति के ठीक बाद कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जल अंदर रुक ना जाए कैविटी में, उसको पूरी तरह निकालने के लिए। अगर जल अंदर रुक जाएगा तो और समस्या बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। जल नीति बहुत सारे लोग कर लेते हैं, उनको सेकेंड स्टेप पता नहीं है कि उसको ड्राइव ही करना है नोज को, वो जो पानी गया हुआ उसको पूरा निकालना है, तो गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद सूत्र नीति भी प्रभावशाली अभ्यास है इसमें।
कुंजल क्रिया भी रोग को बढ़ने से रोकता है। वहीं ऋतु परिवर्तन के समय शंख प्रक्षालन करना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक एक चीज आया हुआ, इससे पाचन संस्थान में श्लेष्मा को बढ़ाने वाले पदार्थों की सफाई होती है। किससे? शंख प्रक्षालन से होती है। ठीक है, आइए अब इसका क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया ये चौथा वाला, एलर्जिक राइनाइटिस वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मधुमेह, ब्रोंकियल अस्थमा, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन। मधुमेह में कौन सा आएगा? कौन से आसन? दूसरी तरफ अभ्यास है, ब्रोंकियल अस्थमा है। तो आसान है, कोई बहुत नहीं है। ब्रोंकियल अस्थमा जैसे लंग्स वाली बात हो ना, तो गोमुख आसन बड़ा लाभप्रद होता है। गोमुख आसन ऐसे खींचते हैं तो लंग्स खींचता है, लंग्स खींचता है उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मधुमेह है तो मधुमेह में तो यही होगा, अर्ध मत्स्येंद्र आसन ही मधुमेह में सबसे सटीक होगा। और फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो इसमें तारासन ही इसको ठीक रहेगा लंबर में। माइग्रेन वाले में शवासन होगा। मेरे हिसाब से तो यही है, देख लीजिए। माइग्रेन वाले में शवासन ठीक है क्या? ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए। हाँ, चौथा ऑप्शन। चौथे में क्या है? पहला का ए ही है, बी का 4 है, बी का 4 है, ठीक है। सी का 3, लंबर वाले में 3 ही है, तारासन है। माइग्रेन वाले में शवासन है। ठीक है, यही सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ चूंकि ऑप्शन जो है ना सटीक होने की वजह से हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, अब लंबर स्पॉन्डिलोसिस के तारासन सबसे सटीक मैच है, जो सटीक मैच था वो हम लोगों ने लिया। एमसीक्यू में यही होता है ना, आपको एक दीवार दे दिया जाता है, एक घर दे दिया जाता है, आपका दायरा सीमित कर दिया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें भी है निषिद्ध रोग है और निषिद्ध योगाभ्यास है। अरे बाबा, ये तो एकदम निषिद्ध वाला मामला है। पेप्टिक अल्सर में कौन सा नहीं करेंगे? डिस्क प्रोलैप्स में नहीं करेंगे, अवसाद में नहीं करेंगे, उच्च रक्तचाप में नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करने वाली बात आई है। पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर में निषिद्ध योगाभ्यास, अवसाद। उच्च रक्तचाप वाला ये होगा ना, कपालभाति नहीं करते। उच्च डी का 1 है। रक्तचाप हो गया, पेप्टिक अल्सर वस्त्र धोती होगा ना सर? पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर है तो वस्त्र धोती होगा ना, वस्त्र वस्त्र धोती नहीं धोती करते। करेंगे ना? वस्त्र धोती नहीं गए। ए का 3 हो गया, और ए का 3, डी का 1। हाँ, पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, डिस्क प्रोलैप्स है तो इसमें शशांक आसन मना किया गया। डिस्क प्रोलैप्स में शशांक आसन आगे झुकने वाला, ये नहीं करना है। अवसाद में कहा गया शवासन में नहीं, शवासन नहीं करना अवसाद में। ठीक है, अवसाद में शवासन नहीं, क्योंकि अवसाद में ना उसको ऑलरेडी होता है कि हम हमेशा सोते ही रहें सोते ही रहें। उसमें अवसाद में जो है वो मन उदास, एनर्जी डाउन हो जाता है, तो एनर्जी बढ़ाने की जरूरत होती है डिप्रेशन में। इसीलिए शवासन जो है और ध्यान जो है वो उसकी मनाही होती है। यही सटीक है, पहला वाला उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी व्याख्या छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। 43 है, शरीर में डिस्ट्रेस, रुक जाइए बेटा, शरीर में डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं हो सकता है? सुखद विचारों से। तीसरा, सुखद विचार से डिस्ट्रेस नहीं होगा, तो तीसरा उत्तर सही है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? तनाव, पीड़ा, कष्ट, विपत्ति, ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। गॉटी अर्थराइटिस का कारण है। अब इसका जवाब सबका सही होना चाहिए। सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्लड यूरिया का बढ़ना, सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना, र्यूमेटिक फैक्टर। तो कौन सा होगा इसका उत्तर? मैसेज में दीजिएगा, माइक नहीं खोलना है, मैसेज में जवाब दीजिएगा सब लोग। पहला सरिता जी, दूसरा कह रहे हैं ब्लड यूरिया का बढ़ना, सीरम यूरिक एसिड नहीं कह रहे हैं, ब्लड यूरिया कह रहे हैं। देव जी, पिंकी जी, स्वाति जी, सब लोग पहला कह रहे हैं। पहला उत्तर होगा, अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, फिर से देख लीजिए एक बार। गॉटी वाले में क्या कहा गया है? यूरिक एसिड की बात आई हुई है, यूरिक एसिड की। ब्लड यूरिया का बढ़ना, सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, दोनों अलग है। यूरिक एसिड यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड लिखा हुआ, तो मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट एमसीक्यू रूल। ठीक है, आइए, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस रोग में वक्ष प्रदेश में दर्द होता है जो संबंधित है। एंजिना पेक्टोरिस इज अ डिजीज। अब ये जो डिजीज है उसमें जो आपके दर्द होता है चेस्ट एरिया में, उसको एसोसिएटेड विथ किसकी वजह से होता है? कोरोनरी रक्त प्रवाह के अधिक से, कोरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से, वक्ष प्रदेश में पेशी जनित दर्द। सभी लोग दूसरे पर आ गए, कोरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से। ठीक है, कमी से ही होगा, बिल्कुल सही है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है पहले इसको समझते हैं। हृदय से संबंधित एक गंभीर गंभीर स्थिति है।
जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता, सीने में तेज दर्द होता है, दबाव जकड़न महसूस होता है। मुख्य रूप से कोरोनरी धमनी में, सीएडी में चेतावनी का संकेत है कि उसमें कोई प्लाक है। प्लाक मतलब कोई बंद है, कोलेस्ट्रॉल, वसा, कैल्शियम आदि कुछ पदार्थ वहां जमा हो गया है, उसके जमने से होता है एंजिना पेक्टोरिस। क्या हो गया इसमें, मांसपेशियों तक, हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ढंग से नहीं पहुंच पाता, पहुंचता तो है, ढंग से नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो कोरोनरी रक्त प्रवाह में कमी, कमी शब्द है यहाँ, अधिक है यहाँ कमी है, तो कमी वाला होगा। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन आया है, क्या पता रिपीट ना हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध हैं? अब इसको जरा दिमाग लगा के देखिए तो थोड़ा, 46 क्वेश्चन नंबर को। शवासन, सूर्यभेदी, कपालभाति, भ्रामरी, एकदम एग्जैक्ट देखिए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निषिद्ध की बात की गई है, थोड़ा साइंटिफिक माइंड लगाइए इसमें और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सी कह रही हैं प्रियंका जी 1 और 4, प्रियंका जी बिल्कुल सही कह रही हैं, 1 और 4 होगा। अभी तो हम लोगों ने अवसाद में देखा था शवासन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एनर्जी तो लो लो हो जा रही है, एनर्जी लो हो रही है उसमें, तो एनर्जी को बढ़ाना है सूर्यभेदी कपालभाति से। ठीक है, भ्रामरी और शवासन नहीं करना है अवसाद वाले में, भ्रामरी और शवासन नहीं करना है। 1 और 4 तीसरा ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, हाँ देव जी बताइए। सर निषिद्ध का उल्टा क्या होगा? जैसे अरे निषिद्ध है ना, मैं तो सब इस वर्ड में बड़ा फंसता हूँ। निषिद्ध मतलब जो नहीं करना है वो निषिद्ध हुआ, जो करना है वो, अब उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, आएगा कभी बार आता है शब्द, कौन सा, अनुशंसित कह सकते हैं, अनुशंसित है निषिद्ध और अनुशंसित। ठीक है, आइए। सुरेंद्र जी भी क्लास में है, कल सुरेंद्र जी कल फोन आया हुआ था उनका, क्या कहते हैं, विनय भारती सर का, उनसे बहुत देर बात हुई। एक आप लोगों को बताना चाहूंगा, मुरारजी देसाई के बहुत सीनियर टीचर हैं, बहुत सीनियर, विनय भारती सर। तो मैंने आप लोगों का सवाल उनसे पूछा था, मेरा भी सवाल था। सवाल ये था कि जो यूनिट 10 में हम लोगों को पढ़ना है, वीरेंद्र ब्रह्मचारी गुरुजी वाला जो पढ़ते हैं हम लोग, कि उसमें पहले प्रार्थना होगा या पहले उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र की शुद्धि पहले होगा और प्रार्थना उसके बाद होगा। मूल ग्रंथ में यही है, बाद में इसको चेंज जरूर किया गया, लेकिन ग्रंथ कोई भी किसी का चेंज नहीं कर सकता है, उनका भी यही कहना था। उनका कहना है कि अगर ऐसा कभी हो तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो हमने हिंदी वाला जो मेन ग्रंथ है उसमें वही है, इंग्लिश वाला जो आप लोग देखते हैं उसको काट दीजिएगा। अभी तक जितने लोग क्लास में मौजूद हैं, अगर क्वेश्चन आए तो उच्चारण स्थल में विशुद्धि चक्र की शुद्धि पहले रखेंगे, उसके बाद प्रार्थना को रखेंगे। ग्रंथ के अकॉर्डिंग मूल यही है, और अगर उसका उत्तर नहीं दिया तो हम चैलेंज करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। आइए, हाँ मंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं सर, गलती से हो गया, ठीक है। किन योग अभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? सीधा प्रभाव थायराइड ग्रंथि, सर्वांगासन, नौकासन, जालंधर, पादहस्तासन, 2 ऑप्शन इसमें से होगा। दूसरा सब लोग कह रहे हैं पहला और तीसरा, सर्वांगासन, जालंधर, ठीक है, पहला तीसरा, रुकने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। आइए, टाइप 2 डायबिटीज आ गया आपके सामने। टाइप 2 डायबिटीज के निम्नलिखित में से क्या कारण होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टाइप 2 डायबिटीज का? तनाव, ध्यान के माध्यम से विश्रांत, एक सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज तनाव, ध्यान के माध्यम से विश्रांति, व्यायाम की कमी, बीटा कोशिकाओं का स्व प्रतिरोधी नाश। 2 ही लेना है, बीटा कोशिकाओं का नाश तो होता है टाइप 1 में, ठीक है, और ध्यान के माध्यम से विश्रांति, तो ये कैसा ही होगा, वो क्यों ही होगा? तो तनाव और व्यायाम की कमी होगा पहला और तीसरा। इसमें इंसुलिन कम बनता है, पहला तीसरा किसमें है? पहला वाला उत्तर है? आप लोग पहला चौथा क्यों कह रहे हो? पहला तीसरा होगा ना, तनाव और व्यायाम की कमी। टाइप 2 की बात हो रही है, टाइप 1 होगा तो बीटा कोशिका वाला आता ना, पहला होगा, पहला और तीसरा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? टाइप 2 डायबिटीज क्या है इसको देखिए। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन कम बनता है लेकिन बीटा कोशिका मौजूद रहता है, इंसुलिन बनता है। कई बार 2 स्थिति होती है, एक तो इंसुलिन कम बनता है, कई बार इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है लेकिन बॉडी हमारा उस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।
ये स्थिति भी होती है, तो ब्लड शुगर का लेवल उससे बढ़ जाता है। कई कारण हो सकते हैं, लंबे समय तक तनाव, नींद में कमी, शरीर में अतिरिक्त फैट का हो जाना, शारीरिक निष्क्रियता यानी व्यायाम की कमी, फास्ट फूड सहित अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन, या कई बार जेनेटिक भी हो सकता है। टाइप 1 में फिर से देखिए, टाइप 1 में होता है बीटा कोशिकाएं आपके ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से खत्म हो जाती है, तो अब इंसुलिन बनेगा नहीं। टाइप 1 में तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। जानते हैं दिक्कत कहाँ होती है? टाइप 1 और टाइप 2 हम ये मानते हैं कि टाइप 1 है ना तो उस वो कम गंभीर होगा, टाइप 2 वाला जो है वो ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाएगा। और हम ये मानते हैं कि इंसुलिन का बनना तो टाइप 1 होना चाहिए, कम बनना। टाइप 2 में जाकर के सेकेंड स्टेप है तो उसमें बिल्कुल बनना बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें ये उल्टा वाला, ये ध्यान रखिए, एकदम क्रॉस कर दीजिए। टाइप 1 में बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, लंबर स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन निषिद्ध हैं? लंबर स्पॉन्डिलोसिस में क्या होगा? फॉरवर्ड बेंडिंग होगा मना। अब फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन देखिए, पादहस्त आसन नहीं होगा, पवन मुक्त आसन नहीं होगा, पादहस्त और पवन मुक्त नहीं होगा। भुजंग आसन बैकवर्ड है, अर्धचक्रासन वाला तो ट्विस्टिंग वाला हो गया, तो या बैकवर्ड ये भी हो गया। तो पहला चौथा जो है निषिद्ध कहा गया है, निषिद्ध सब देखेंगे तो पहला और चौथा, हाँ चौथा वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन ठीक है। जुलाई 2018 पर पहुंच गए, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आने वाले, पास आ गए हुए हैं। हॉट फ्लैशेस फिर से आया, बाधित निद्रा, भावनात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण है? एकदम ये आ जाए तो भूलेंगे नहीं। कौन सा? अब बोलने की जरूरत नहीं, आप माइक खोल सकते हैं, एक मिनट में माइक खोल दीजिए, खोल के बोल दीजिए। दूसरा सब लोग ऑप्शन। मेनोपॉज दूसरा। सेकेंड ऑप्शन सर, सेकेंड ऑप्शन मेनोपॉज। हाँ, बहुत गर्मी आ जाना, ठीक है। इसको फिर से लिखा, समय हम लोग नहीं गवाएंगे, अगले पर आते हैं। ये हो गया ना? हाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? निषिद्ध है, उच्च रक्तचाप में निषिद्ध है, कपालभाति हर्निया में निषिद्ध है कपालभाति, तो करना किसमें फोर्थ निषिद्ध? ऑप्शन। तो बी और सी, बी और सी हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। शशांक आसन किस रोग में निषिद्ध है? ये ध्यान दीजिएगा जरा, आराम से हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्टिगो, स्लिप डिस्क, कब्ज और मधुमेह। तो शशांक आसन हम लोगों ने देखा था, स्लिप डिस्क में भी दिक्कत है, नहीं करना है। हाँ, वेरिएशन के साथ हम लोग करते हैं लेकिन शुरुआत में नहीं करते हैं स्लिप डिस्क में। तो वर्टिगो और ए और बी होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। आइए मैसेज में जवाब, 53वां नंबर बस पहुंचने वाले हैं, हो ही गया है। अभिकथन ए और तर्क, अभिकथन ए तर्क, धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है, बिल्कुल सही, धनुरासन है। बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग एक तरह से हो गया, पेट खींच रहा है तो हर्निया व्याधि में निषिद्ध है, बिल्कुल सही। धनुरासन के पीछे झुकने संबंधी आसन है, इससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है, इसीलिए आसन हर्निया में नुकसानदायक है। ए और बी दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या है, पहला उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, गोमुख आसन निम्न में से मुख्यतः किन में लाभप्रद होता है? गोमुख आसन हमने कहा था फेफड़े के रोग में होगा और पीठ दर्द में भी होगा, क्योंकि स्पाइन भी खींचती है, फेफड़ा भी और स्पाइन पर भी प्रभाव डालता है। तो बी और डी वाला, बी डी ले लीजिए, बी डी। कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कीजिएगा, रुकना नहीं है, मत सोचिएगा फास्ट फास्ट कर रहे हैं, बीच में नहीं, हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए तो सही। बी और डी होगा, नेत्र और त्वचा का संबंध नहीं है, तीसरा ऑप्शन होगा। 55वां सवाल है हमारा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन नहीं करने चाहिए? बहुत देखिए पूछा जा रहा है, बहुत समस्या होती है ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, बैक पेन की, इससे संबंधित आ रहा है। मकर आसन, भुजंग आसन, शशांक आसन, पादस्थ आसन, जिसमें गर्दन आगे झुके नहीं करना है, सीधी सी बात है। मकर आसन करना है, भुजंग आसन करना है, शशांक में भी गर्दन झुकती, पादस्थ में भी झुकती है, सी और डी कहा गया नहीं करने के बाद, सी और डी होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सा तनाव जनित रोग है? तनाव जनित रोग आप लोग तुरंत इसमें से ढूंढ लेंगे, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ऑटिज्म। तीन इसमें उत्तर में तीन लेना है, ऑटिज्म छोड़ दीजिए, ये तो मानसिक बीमारी है, जन्म से ही जो है दिक्कत होती है, मानसिक रोग हो गया। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तीनों होगा, ए बी सी, तीनों जो है कहा गया है स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है, ए बी सी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अब इसका बहुत आसान है इसीलिए इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं हम लोग। धनुरासन में आएंगे, धनुरासन निम्नलिखित में से किस में निषिद्ध है? अब कितना आसान सवाल पहले पूछा था। उच्च रक्तचाप, पेट का मोटापा, विबंध हर्निया। विबंध बोला जाता है, कब्ज को विबंध कहते हैं,
बी बंद, बंद लग गया, कब्ज बाहर नहीं निकलेगा। निषिद्ध है, 2 लेना है। धनुरासन 2 में निषिद्ध होगा, उच्च रक्तचाप और हर्निया में, उच्च रक्तचाप और हर्निया में, तो ए और डी, ए और डी, ठीक है, ए डी आइए। विबर्ध, विबंध मतलब कब्ज होता है। मैंने जानबूझ के कुछ शब्द जो ऐसे हैं कि समझ में ना आए हिंदी में, तो उसको कोशिश किया है सब समझाने की। अपनी तरफ से हमने भरपूर कोशिश की है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है मुझे नहीं पता, लगना चाहिए, ना भी लगे तो झूठ मूठ मेरा मन रखने के लिए बोल दीजिएगा हाँ लगा। अच्छा आइए। किए गए शोध से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार रक्तचाप में कमी का किनसे संबंध है? रक्तचाप में कमी का, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एविडेंस रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद कैटेकोलामीन में कमी, कैटेकोलामीन में वृद्धि, कॉर्टिसोल में कमी, कॉर्टिसोल में वृद्धि। देखिए दोनों जो है ना, 2 ही हार्मोन का नाम है, कैटेकोलामीन और कॉर्टिसोल। एक में कहा जा रहा है, दोनों नाम दे दिया, वृद्धि, एक में कमी। कॉर्टिसोल और कैटेकोलामीन क्या है? ए और सी आप लोग कह रहे हो, ए सी सब लोग है, कैटे कमी और सी में कमी, हाँ दोनों स्ट्रेस हार्मोन है। और रक्तचाप में कमी की बात हो रही है, तो कमी तो तभी होगा ना जब स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, ज्यादा होगा तब तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात आएगी इसमें। पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रेस हार्मोन कम होना चाहिए, तो ए और सी, ठीक है। आइए दूसरा है, तनाव हार्मोन में गिरावट होने से रक्तचाप कम हो जाता है। दिए गए ऑप्शन में तनाव हार्मोन कैटेमेलानिन है, कॉर्टिसोल है, दोनों में कमी होना चाहिए। अगला सवाल हम लोग पहुंच रहे हैं, बस कंप्लीट होने वाला है। अभिकथन, पीलिया में त्वचा और श्लेष्म झिल्ली का रंग बिगड़कर पीला हो जाता है। पीलिया रोग सीरम बिलिरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है, ठीक है। उपरोक्त कथन है सही है, व्याख्या है, चलिए मान लेते हैं व्याख्या भी है, सही भी है। जब रक्त में, पीलिया क्या है, जब रक्त में बिलिरुबिन का यानी येलो पिगमेंट जो है बस बढ़ जाता है, तो वो ब्लड में बढ़ गया, तो जहां जहां ब्लड का सर्कुलेशन है वहां वहां पीला हो जाता है। क्यों होता है? तो लीवर ठीक से काम नहीं करता है, तो बिलिरुबिन को छान कर बाहर नहीं निकाल पाता है। बिलिरुबिन बाहर नहीं निकलता है तो दिक्कत होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बिलिरुबिन क्या है? तो ये जो है रेड ब्लड सेल से अब टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है। स्वस्थ लिवर क्या करता है? उसको प्रोसेस करके बाइल के रूप में बाहर निकालता है उसको, लेकिन पित्त के कमजोर होने पर खून में जमा हो जाता है। इसी बिलिरुबिन की वजह से भी जो हमारा मल जो है वो पीला होता है, उसमें इसका भी एक रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो वायरस यानी हेपेटाइटिस ए बी सी का अगर असर हो गया, या अत्यधिक शराब वगैरह पी रहे हैं, या कोई दवा ऐसा ले रहे हैं जिससे लिवर जो है डैमेज हो रहा है, तो फिर लिवर जो है अपना कार्य ठीक से नहीं करता है। तो ये भी हो गया, दोनों सही है, व्याख्या भी है। उदित जी ये पूछते हैं ना कि अभिकथन और कारण वाला, ये बेसिकली अभिकथन कारण वाला ऐसा होता है, इसमें आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। नॉलेज अगर पूरा है ना तो आप तुरंत निकाल लोगे, नॉलेज में थोड़ा सा भी सवाल हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। अभी रुक जाइए, अब कंप्लीट करने दीजिए। उच्च रक्तचाप के कौन कौन से जोखिम कारक हैं? मोटापा, तनाव, टहलना, धूम्रपान करना। टहलना तो अच्छा है, 3 लेना, टहलना छोड़ के तीनों ले लीजिए, मोटापा, तनाव और धूम्रपान। ऑप्शन भी देखना है कितने लेने हैं, 3 है, मोटापा, तनाव, धूम्रपान। हाई बीपी के लिए जोखिम भरा है ये, ठीक है। तो तीसरा जिसमें नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, वायु विवर शोध यानी साइनोसाइटिस के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है साइनोसाइटिस के लिए। सरिता जी रुकिएगा, अभी आते हैं, अभी इसको करके आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट योगा एक्सरसाइज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द साइनोसाइटिस आर नेति क्रिया, कपालभाति, अर्धचक्रासन, मयूरासन। हाँ साइनोसाइटिस में कौन सा होगा? नेति क्रिया ठीक है, कपालभाति ठीक है, 3 लेना है, तो अर्धचक्रासन भी ले लीजिए। चूंकि अब क्या करें, 3 लेना है तो ले ही सकते हैं, चौथा मयूरासन का कोई संबंध है नहीं, तो पहला दूसरा तीसरा ले लीजिए, तीनों वाला। ये हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ल्यूकेगॉन। ल्यूकेगॉन। प्रोलैक्टिन कौन सा है? प्रोलैक्टिन तो हैप्पी हार्मोन होता है ना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाता है माँ के लिए। कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन होगा, दूसरा और तीसरा होगा, दूसरा और तीसरा कॉर्टिसोल एपिनेफ्रिन होगा। ल्यूकेगॉन नहीं होगा, ल्यूकेगॉन तो पेंक्रियास से निकलता है, याद है आप लोगों को? ल्यूकेगॉन क्या करता है? ये इंसुलिन के ठीक उल्टी क्रिया करता है। इंसुलिन क्या करता है?
ग्लूकोज को ग्लूकेगॉन में बदलता है, यानी ग्लूकोज को एकदम बांध के उसको जमा कर देता है। और ल्यूकेगॉन क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया को तोड़ करके ग्लूकोज बना देता है और एकदम कहता है अब दौड़िए भागिए, एनर्जी चाहिए आपको। तो इसमें हो गया आपका स्ट्रेस हार्मोन है, तो दूसरा तीसरा होना चाहिए ना, तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन। कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन दोनों स्ट्रेस हार्मोन है, वहीं प्रोलेक्टिन स्तनपान के दौरान दुग्ध निर्माण के लिए जरूरी है, इसे हैप्पी हार्मोन, मदरली हार्मोन माना जाता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है, रक्त प्रवाह में भेजता है। ना तो हैप्पी हार्मोन है ना स्ट्रेस हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपन्न हो गया आपका यूनिट 8 भी। बहुत सारे लोग कह रहे थे यूनिट 8 कराइए, यूनिट 8 कराइए,